तो मिजरी नोवेल 4 भाग में बटा हुआ है, जहां पहले भाग का नाम है एनी। तो नोवेल की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर पॉल शेल्डन से होती है, जिसकी याददाश्त तो थोड़ी धुंधली सी थी। वो बार बार होश खो रहा था, फिर होश में आ रहा था और उसे बहुत तेज दर्द भी था। उसे ऐसा फील होता है कि एक औरत उसे सीपीआर दे रही है एंड अगेन वो डीप स्लीप में चला जाता है। जब उसे थोड़ा होश आता है तो वो खुद को बेड पे पाता है और उसके बगल में एक औरत बैठी थी जिसके हाथ में एक किताब थी। इस किताब का ऑथर पॉल खुद था। जी हाँ, पॉल एक राइटर था और पूछने पे पॉल को पता लगता है कि ये लोग साइड वाइंडर कोलोराडो में हैं। ये औरत अपना नाम एनी विल्क्स बताती है और वो खुद को पॉल की नंबर 1 फैन कहती है। यहाँ पॉल अब भी दर्द में था, स्पेशली लेग्स, और उसे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। बस उसे इतनी सी बात पता थी कि ये औरत उसे कुछ पिल्स खिला रही थी जिससे पॉल का दर्द थोड़ा कम होता था। तो अब तक पॉल को इस जगह पे कुछ दिन हो गए थे और वो एनी को प्रॉपरली देख पाया था, जो कि पॉल के हिसाब से काफी लंबी चौड़ी औरत थी। एनी हर 6 घंटे पे पॉल को नॉवरिल नामक 2 पेन किलर्स देती थी। जैसे जैसे पॉल मेंटली थोड़ा स्टेबल हो रहा था, उसे 3 चीजें पता चल जाती है। पहली बात यह है कि एनी के पास ढेर सारे पेन किलर्स यानी नॉवरिल थे। देन पॉल नॉवरिल का एडिक्ट बन चुका था और एनी डेंजरसली क्रेजी है। क्यों? क्योंकि पॉल का जब एक्सीडेंट हुआ तो कोई सेन इंसान उसे अस्पताल लेके जाता, ना कि अपने घर पे रख के उसका इलाज करने लगता। अब यहाँ एनी कहती है कि वो पॉल की बहुत बड़ी फैन है, इतनी कि वो पॉल के सारे नॉवेल्स को 5-6 बार पढ़ चुकी है, बारिंग द रीसेंट वन। एक्सीडेंट के बाद से एनी के पास पॉल की वॉलेट थी और जब पॉल अपने वॉलेट के बारे में पूछता है तो एनी कहती है कि मैं उसे सुरक्षित अपने पास रखी हूँ। एनी तुरंत पॉल से यह भी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ चोरी कर लूंगी। इस पॉइंट पे एनी के एक्सप्रेशंस डार्क होने लग गए थे और इससे डरते हुए पॉल बहाना बना के टॉपिक चेंज कर देता है। आगे हम जान पाते हैं कि कैसे एनी पॉल को लेके यहाँ तक आई। दरअसल एनी अपने लाइव स्टॉक के लिए खाना लेने साइड वाइंडर गई थी और वहां स्टोर पे एनी को पता चलता है कि एक तूफान आने वाला है। ऐसे में एनी को वापस अपने फार्म पे आना था ताकि वो अपने एनिमल्स को खाना खिला सके, क्योंकि एनी के घर के आसपास कोई नहीं रहता। कई मील दूर एनी के नेबर्स रॉयडमैन्स रहते हैं और वो एनी को पसंद नहीं करते। खैर, जब एनी वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे पॉल की गाड़ी पलटी हुई मिलती है और वो पॉल को बचा के अपने घर तक लेके आ गई। इस एक्सीडेंट में पॉल के पैर बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, इतने कि पॉल अब भी उन्हें बिना तीव्र दर्द के हिला भी नहीं सकता था। इन बातों के थ्रू हम एक इंटरेस्टिंग चीज जान पाते हैं, विच वाज कि एनी के एक पिग का नाम मिजरी है और पॉल जो किताबें लिखता है उनमें उसकी जो मेन कैरेक्टर है उसका भी नाम मिजरी ही है। खैर, अब पॉल को याद आता है कि आखिर उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। वो अपने यूजुअल होटल में था जहां वो अपनी किताबें लिखता है सिंस 1974 और तुरंत ही वो अपनी एक नई नोवेल फास्ट कार्स कंप्लीट किया था। वैसे फास्ट कार्स अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी, बस उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हुई थी। और पॉल की जो लेटेस्ट पब्लिश नोवेल मिजरी चाइल्ड थी, उसमें पॉल ने अपनी बुक की मेन कैरेक्टर मिजरी को ही मार दिया था एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्यों? क्योंकि उसे मिजरी कैरेक्टर पसंद नहीं थी। तो उसी को सेलिब्रेट करने और नए किताब फास्ट कार्स को कंप्लीट करने की खुशी में पॉल पी के गाड़ी ड्राइव करने निकलता है और बगल से सिगरेट लेने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक्सीडेंट के बाद तो एनी उसे बचा के अपने घर ले ही आई और पिछले 2 हफ्ते से पॉल यही है जहां उसका खाना पीना आईवी से चल रहा था और उसके पैर टूट के बिल्कुल नाकाम पड़ चुके थे। एनीवेज, कुछ समय के बाद एनी नॉवरिल और पानी लेके आती है और यहाँ एनी रिवील करती है कि वो फाइनली पॉल की लेटेस्ट बुक मिजरीज चाइल्ड खरीद के ले आई है, जिसे अब वो पढ़ेगी। पॉल यहाँ दर्द में एनी से नॉवरिल मांग रहा था, लेकिन वो पॉल को इग्नोर करते हुए अपनी ही बात किए जा रही थी। एनी कहती है कि उसे पॉल के बैग में रखे उसकी आने वाली किताब फास्ट कार्स की मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिसे वो पढ़ेगी। यहाँ अगेन पॉल बार बार एनी से पेन किलर मांग रहा था और फाइनली एनी उसे पेन किलर देती तो है, लेकिन बिना पानी के। वो कहती है कि पॉल एक बेबी की तरह है, लेकिन अच्छा वाला। इनफैक्ट वो और पॉल यहाँ खुश रहने वाले हैं। अब इस पॉइंट तक पॉल को समझ आ गया था कि एनी बहुत अजीब है, जो कि उसे यहाँ से जाने नहीं देगी शायद, लेकिन पॉल के पैर में इतनी तेज दर्द थी कि ना तो वो हिल सकता था और उसे हमेशा नॉवरिल चाहिए होता था टू रिड्यूस द पेन। अगली सुबह एनी पॉल के लिए सूप लाती है और यहाँ वो कंप्लेन करती है कि कैसे पॉल की किताब फास्ट कार्स अच्छी नहीं है। एनी गुस्सा होने लगती है और गुस्से में ही सूप पॉल पे गिर जाती है। इसके लिए एनी पॉल को ही ब्लेम करती है और पॉल डर के मारे सॉरी भी कहता है। एनी यहाँ गुस्से में सूप वाली बोल दीवार पे दे मारती है एंड देन काम डाउन होके कहती है कि मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ।
पॉल दोबारा सॉरी कहता है और एनी कहती है कि तुम्हें सॉरी होना भी चाहिए फॉर दिस नॉनसेंस बुक। एनी डिसाइड्स कि वो फास्ट कास्ट पढ़ने के बजाय अब मिजरीज चाइल्ड पढ़ेगी। अब आगे एनी का बर्ताव और बदलता है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉल को टाइम पे उसका पेन किलर तो देती है, लेकिन वो पॉल को इसे गंदे फ्लोर वॉश किए हुए सोपी वाटर के साथ लेने कहती है। पॉल डरते हुए गंदे पानी के साथ पिल्स खाता है। अब अगले कुछ दिनों में पॉल डिड्यूस कर लिया था कि एनी पक्का पहले नर्स रह चुकी है, तभी उसे इंसानों की देखभाल करने की इतनी नॉलेज है। ऑल्दो एनी को जरूर उसके जॉब वगैरह से निकाला गया होगा क्योंकि वो नॉर्मल औरत बिल्कुल नहीं है। इस पॉइंट तक पॉल एनी से इतना डरने लगा था कि उसे एनी के नाइटमेयर्स भी आने लग गए थे। खैर अगली सुबह एनी पॉल के कमरे में आती है और एनी काफी गंभीर और गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि वो मिजरीज चाइल्ड बुक खत्म कर ली थी और उसे पता चल गया था कि किताब में पॉल मेन कैरेक्टर मिजरी को मार दिया है। एनी इससे बिल्कुल खुश नहीं थी और पॉल डरते हुए एक्सप्लेन करता है कि वो कहानी 1871 में सेट है जब औरतें चाइल्ड बर्थ के दौरान काफी ज्यादा मारी जाती थी और ऐसे ही मिजरी भी मारी गई। लेकिन एनी का कहना था कि पॉल ही इस इमेजिनरी कैरेक्टर मिजरी का कत्ल किया है क्योंकि पॉल ही तो किताब लिखा है। एनी का गुस्सा बढ़ते जा रहा था एंड इन द एंड वो पॉल को उसके कमरे में ही लॉक करके कहीं तो चली जाती है। अब भले आप लिसनर्स को ये बात नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन लेट मी टेल यू कि एनी पॉल को 51 घंटे यानी 51 आवर्स के लिए यहां अकेला छोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, पॉल 51 आवर्स से दर्द में था, भूखा था, प्यासा था, हिल तक नहीं सकता था और बिस्तर पे एक पोजीशन में ही सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पॉल पहली बार थोड़ा बहुत हिल के अपना ब्लैंकेट्स हटा के अपने लेग्स को देख पाया और उसके पैर का लेफ्ट नी बुरी तरह से टूटा हुआ था। इनफैक्ट दोनों पैर में एल्युमिनियम क्रचेस से किसी तरह स्प्लिंट लगाए गए थे। इन शॉर्ट पॉल के पैर बहुत ज्यादा बुरी हालत में थे जिससे शायद वो लाइफ टाइम फुली हील ना कर पाए। एक पॉइंट पे तो पॉल इतना प्यासा भी था कि वो अपने खुद के पी को हाथ में कलेक्ट करके पीने की कोशिश भी करता है। खैर एनी 51 घंटे बाद वापस आती है और उसका कहना था कि वो पॉल की मदद करेगी, लेकिन उससे पहले पॉल को कुछ करना होगा। क्या? वेल एनी चाहती थी कि पॉल अपने अपकमिंग बुक फास्ट कास्ट के मैन्युस्क्रिप्ट को अपनी हाथों से जला दे क्योंकि ये किताब एनी के हिसाब से बेकार थी। अब पॉल के पास अपनी इस रिसेंटली लिखी किताब के मैन्युस्क्रिप्ट की दूसरी कॉपी नहीं थी, यानी अगर ये मैन्युस्क्रिप्ट जला तो पॉल के सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा, किताब छप ही नहीं पाएगी। इसलिए पॉल पहले तो मना करता है, लेकिन एनी पॉल को 4 नॉवरल पिल्स देने का वादा करती है। नॉवरल पिल्स के कारण ही तो पॉल का दर्द कम होता था, तो ऐसे में पॉल न चाहते हुए भी फास्ट कास्ट के मैन्युस्क्रिप्ट को जला देता है और एनी फिर उसे नॉवरल देती है। दवा खा के पॉल को नींद आने लगती है और पॉल मन में सोचता है कि वो एनी को जान से मार डालेगा। अब जब पॉल की नींद खुलती है तो वो खुद को व्हील चेयर पे पाता है। एनी कहती है कि वही पॉल को व्हील चेयर पे बैठाई है एंड ये उसकी तरफ से पॉल के लिए गिफ्ट है। वैसे एनी का कहना था कि वो पॉल को एक और गिफ्ट कल देने वाली है। हाँ, अगली शाम एनी पॉल को उसका सेकंड गिफ्ट देती है विच वाज टाइपराइटर। जी हाँ दोस्तों, एनी चाहती थी कि पॉल अब एक नई किताब लिखे जिसमें वो कैरेक्टर मिजरी के रिटर्न को बढ़िया से प्रस्तुत करे। पॉल कहता है कि मिजरी तो लास्ट नोवेल में मारी गई, लेकिन एनी वाज लाइक उसे कैसे भी वापस लाओ। इनफैक्ट अगर पॉल मिजरीज रिटर्न को फिनिश करेगा तो वो उसे जाने देगी। इस पॉइंट पे पॉल को भी पता था कि एनी उसे कभी नहीं जाने देने वाली। स्टिल पॉल अग्रीज कि वो मिजरीज रिटर्न नोवेल लिखना शुरू करेगा। ये सुन के एनी वाज वेरी हैप्पी और वो पॉल के लिए सब कुछ जुगाड़ करने लगती है। लाइक इस मिजरी बुक सीरीज के सारे बुक्स को एक जगह बाइंड करना ताकि पॉल उसे रेफर कर सके व्हाइल राइटिंग द न्यू बुक। देन पॉल का अच्छे से ख्याल रखना ताकि पॉल बुक लिखने में सक्षम हो सके, वगैरह वगैरह। तो अगली सुबह एनी पॉल को उसके व्हील चेयर पे बिठा के विंडो के पास ले जाती है और कई हफ्तों बाद पॉल पहली बार डायरेक्ट सनलाइट को अपने स्किन पे फील कर पा रहा था। यहाँ पॉल एनी के द्वारा लाए गए टाइपिंग पेपर्स को चेंज करने कहता है और इस पे एनी कहती है कि वो सबसे महंगा टाइपिंग पेपर लेके आई है। इस पे पॉल वाज लाइक हर महंगी चीज बेस्ट नहीं होती। ये सुन के एनी वापस गुस्सा होने लग गई थी और एनी कहने लगती है कि तुम किताब लिखने के बजाय बहाने बना रहे हो। इस पे पॉल टाइपिंग पेपर्स को लेके कुछ टेक्निकल बातें कहने लग जाता है जिसे सुनकर एनी थोड़ा कन्विंस होती है। एनी दूसरा टाइपिंग पेपर लाने के लिए मान तो जाती है, हाउएवर वो पॉल को क्लियर वार्निंग देती है कि अगर मेरे साथ माइंड गेम्स या चालाकी करने की कोशिश करोगे तो वो भारी पड़ेगा। मैं भले भोंदू दिखती होंगी लेकिन एक्चुअली में मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद एकदम से एनी पॉल की तरफ चार्ज करके उसकी लेफ्ट नी पे एक मुक्का मार देती है। जी हाँ दोस्तों, एनी वाज क्रेजी और इस मुक्के से पॉल दर्द में बहुत चिल्लाता है एंड एनी वाज लाइक कि खूब चिल्लाओ क्योंकि यहाँ तुम्हारी चीख कोई नहीं सुनेगा। सब मुझे पागल समझते हैं और इसलिए मेरे घर पे कोई भी नहीं आता। एनी ये तक बताती है कि उसे पहले किसी केस में कन्विक्ट भी किया गया था लेकिन उसे गिल्टी प्रूव नहीं किया जा सका। ऑल्दो सब लोग आज तक यही सोचते हैं कि एनी वाज गिल्टी और यहाँ एनी क्रीपली स्माइल करके कहती है कि सब लोग सही सोचते हैं।
खैर तो इसके बाद एनी नए टाइपिंग पेपर्स लाने जाती है और एनी के जाते पॉल तुरंत एक बॉबी पिन की मदद से अपनी लॉक डोर को किसी तरह ओपन करता है। फिर बड़ी मुश्किल से वो दर्द में कराहते हुए व्हील चेयर पे ही गुरक के अब बाहर निकलता और बाथरूम में से कुछ नॉवरल पिल्स चुरा लेता है। पॉल को यहाँ घर में एक टेलीफोन भी मिल जाती है, ऑल्दो ये फोन काम नहीं कर रही थी। तभी एकदम से पॉल को एनी के कार की आने की आवाज सुनाई देती है और वो हड़बड़ाते हुए व्हील चेयर चला के अपने कमरे में वापस भागता है। हड़बड़ी में डोर के लॉक में बॉबी पिन टूट के अटक गया था और नॉवरल पिल्स पॉल के लैप में ही रह गए थे। अब जब एनी कमरे में आती है तो उसे पॉल पे थोड़ा शक होता है क्योंकि वो लैप में कुछ तो छिपा रहा था और पॉल पसीने में लथपथ भी था। लेकिन पॉल किसी तरह बहाना बना देता है कि उसे बहुत दर्द है और वो हाथ से अपनी पी को रोकने की कोशिश कर रहा है। फॉर्चुनेटली एनी पॉल के बहानों को मान लेती है और उसकी दवा लाने चली जाती है। मौका पाके पॉल नॉवरल पिल्स को अपने मैट्रेस के नीचे छिपा देता है और जब एनी आती है तो पॉल उसके द्वारा दिया गया पिल्स खा के सो जाता है। तो इस पॉइंट से शुरू होता है नोवेल का दूसरा भाग विच इज कॉल्ड मिजरी। इस भाग में पॉल जबरदस्ती मिजरीज रिटर्न किताब लिखने लगा है और वो जबरदस्ती इसे एनी विल्क्स को डेडिकेट कर रहा है। पॉल किताब के 3 पन्ने लिखता है जहां डॉक्टर की मदद से मिजरी फाइनली बच गई और पिछले किताब में दिखाई गई मौत मिजरी के हस्बैंड की बस इमेजिनेशन थी। अब एनी इसे पढ़ती और वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती वाली रिटर्न लग रही थी। एनी के हिसाब से कहानी में काफी कंटिन्यूटी एरर है। फॉर एग्जांपल पिछले किताब में डॉक्टर को आने में देर हो गई थी, तो ऐसे में यहाँ डॉक्टर कैसे समय पे पहुंच गया? नाउ एज यूजुअल एनी का गुस्सा बढ़ने लगा था और वो पॉल की तरफ गुस्से में बढ़ती है, ऑल्दो पॉल को इस बार चोट नहीं पहुंचाती। वो पॉल से कहती है कि पॉल को फिर से लिखना होगा एंड ही नीड्स टू फिक्स दिस। पॉल भी सोचता है कि वाकई वो ये किताब मन से तो नहीं ही लिख रहा था, तो क्यों ना वो एक बार दिल लगा के मिजरीज रिटर्न किताब लिखे। सो यस, पॉल अच्छे से बुक लिखने की ठान लेता है और कुछ दिन राइटर्स ब्लॉक फेस करने के बाद पॉल को एक आइडिया आता है जिसे वो तुरंत पेन डाउन करना यानी लिखना शुरू करता है। उस दिन पॉल एकदम खो के काफी देर मिजरीज रिटर्न लिखता है और एनी उसे लिखते देखती है। यहाँ पॉल किताब का प्लॉट ही चेंज कर चुका था। इनफैक्ट उसकी ये वाली बुक थोड़ी ज्यादा डार्क और गॉथिक थी, मोर लाइक जिस तरह के डार्क सिचुएशन में पॉल खुद फंसा है। तो हाँ, नई कहानी में डॉक्टर लेट आके भले मिजरी को मृत बता दिए थे, लेकिन वो एक गलत डायग्नोसिस था। फाइनली टूम वगैरह के अंदर डाले जाने के बाद भी मिजरी सरवाइव करी और टूम के अंदर से स्क्रैचिंग आवाज को सुनकर लोग उसे बाहर निकाले। अब किताब के अंदर तो मिजरी वाला प्लॉट को बहुत एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं यहाँ नोवेल कास्ट में आपको वो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। हम मेन प्लॉट पे चलते हैं जहां पॉल और एनी की कहानी चल रही है। सो फाइनली एनी को ये वाला वर्जन काफी पसंद आ रहा था और वो पॉल से जोकिंगली कहती है कि अगर पॉल ये किताब खत्म नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। नाउ जब एनी कमरे से बाहर जा रही थी तो पॉल डोरवे पे अपने व्हीलचेयर हब्स का ब्लैक मार्क नोटिस करता है। अब अगर एनी ये ब्लैक मार्क देख लेती तो वो समझ जाती कि पॉल उसके एब्सेंस में घर के अंदर व्हीलचेयर पे घूमा था। ऐसे में पॉल का अगला मिशन काइंड ऑफ यही रह गया था कि उसे ब्लैक मार्क को किसी तरह मिटा देना है। खैर कुछ समय बाद एनी भागते हुए पॉल के कमरे में आती है और वो पॉल के मुंह में कपड़ा डाल के उसे हैंडकफ कर देती है। क्यों? क्योंकि एनी के घर के बाहर एक इंसान आया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एनी पॉल को वार्न करती है कि अगर वो थोड़ी सी भी आवाज किया तो वो पहले उस आदमी को मारेगी, देन पॉल को और फाइनली खुद को। नाउ पॉल खिड़की से देख पाता है कि वो आदमी एनी को एक पेपर देता है और एनी उस आदमी पे काफी चिल्लाती है। वो आदमी बिना कुछ एक्सप्रेशंस दिए वापस चला जाता है, जिसके बाद एनी पॉल के कमरे में आती है। एज इट टर्न्स आउट कि एनी के प्रॉपर्टी का टैक्स बढ़ गया है और क्योंकि एनी अपने प्रॉपर्टी टैक्स को टाइम पे पे नहीं करी है, वो अपने घर को बेच भी नहीं सकती। ये सुन के पॉल कहता है कि मेरे वॉलेट में $400 थे, तुम चाहो तो उन पैसों से अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर दो। बेसिकली पॉल यहाँ जानबूझकर एनी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था ताकि मौका पाके वो एनी के अगेंस्ट जा सके। वहीं एनी पॉल के इस मूव से खुश होकर उसे किस करती है। वो पैसे लेके अपना टैक्स पे करने चली जाती है और जाने से पहले वो पॉल को उसके व्हीलचेयर पे बैठा देती है एज आस्क्ड बाय पॉल, क्योंकि पॉल का कहना था कि वो किताब लिखेगा। तो हाँ, एनी के जाते पॉल बॉबी पिन से फिर लॉक खोलता है, देन ब्लैक मार्क को मिटा देता है और इसके बाद ज्यादा कुछ और स्टंट नहीं ट्राई करता, बल्कि किताब लिखने पे ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि एनी को शक भी तो नहीं होना चाहिए, जब वो वापस आएगी तो कुछ पेजेस तो लिख के रखना है। तो हाँ, एनी के आने तक पॉल 5 पेज लिख लिया था एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि फास्ट कास्ट लिखते वक्त पॉल एक दिन में 2 से 4 पेजेस ही लिख पाता था, लेकिन अभी वो कुछ ही घंटों में 5 पेजेस लिख ले रहा था। इनफैक्ट एक दिन में तो वो कई बार 12 पेजेस तक लिख लेता था। वहीं एनी भी खुश थी क्योंकि नोवेल पे काम बढ़िया से चल रहा था और अब वो नोवेल कंप्लीट होने का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद वो पूरी किताब एक बार में पढ़ेगी। खैर अगला हफ्ता नॉन
इवेंटफुल था। ऑल्दो पॉल एनी के शरीर पे रेड मार्क्स देखता है। इनफैक्ट एनी अच्छे मूड में भी नहीं थी और इससे पॉल डिड्यूस कर लेता है कि क्योंकि एनी मेंटली स्टेबल नहीं है, वो कभी कभी डिप्रेसिंग मोड में जाती है ड्यू टू स्मॉल चेंजेस लाइक वेदर, और ऐसे में वो खुद को मारती पीटती है जिससे उसके गाल और शरीर वगैरह पे रेड मार्क्स थे। अब ये तो और भी डरने वाली बात थी क्योंकि पता नहीं एनी अपने गुस्से में पॉल के साथ क्या कर बैठे। इसलिए पॉल अब एनी को बुलाने के बजाय खुद ही सरक सरक के व्हील चेयर पे बैठने लग गया था। अब जब एनी को यह बात पता चलती है कि पॉल खुद से व्हील चेयर पे बैठ पा रहा है तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और एनी पॉल से कह देती है कि अब से तुम अपना सारा काम खुद करो। नाउ आफ्टरनून में जब पॉल बेड पे जाने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और इससे वो दर्द में चिल्लाता है। एनी पॉल की मदद करने नहीं आती और डेस्परेशन में पॉल नोवरिल खा के बेहोश हो जाता है। अब जब पॉल की नींद खुलती है तो वो एनी को अपने बेड के पास पाता है और यहाँ एनी के हाथ में एक रैट ट्रैप था। एनी कहती है कि बारिश के वक्त सेलर में रैट्स आ जाते हैं और इसके बाद एनी एक रैट को ट्रैप से निकाल के उसे अपने हाथों से स्क्वीज करके मार देती है। एनी के हिसाब से ऐसे फंसे हुए रैट्स पुअर थिंग्स है और उनकी सफरिंग को एंड करना चाहिए। जैसे पॉल अभी फंसा हुआ है और इसीलिए वो पॉल को और खुद को भी खत्म कर लेगी। ये सुनते पॉल तुरंत कहता है कि पहले उसे अपनी किताब मिजरीज रिटर्न को खत्म करना है और ये सुन के एनी थम जाती है। यहाँ एनी रैट का खून चाटते हुए कहती है कि पॉल यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा और पॉल इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहता। एनी फिर कहती है कि मुझे अब अपने लाफिंग प्लेस पे जाना होगा जहां मैं चिल्ला के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल पाऊंगी क्योंकि मैं अभी यहाँ रही तो काफी डेंजरस हो जाऊंगी। ऐसा कह के एनी पॉल को थोड़ा नोवरिल दे देती है एंड देन अपनी कार में अपनी सीक्रेट लाफिंग प्लेस पे चली जाती है। एनी के जाते पॉल व्हील चेयर पे वापस घर में घूमना शुरू करता है और वो पाता है कि घर के सारे एग्जिट डोर्स पे कई लॉक्स लगाए गए थे। बेसिकली पॉल अभी इस हालात में यहाँ से भाग तो नहीं सकता था। तभी पॉल की नजर कॉफी टेबल के नीचे पड़े एक स्क्रैप बुक पे पड़ती है विच वॉज लेबल्ड एज मेमोरी लेन। ये एनी की स्क्रैप बुक थी जिसमें उसके लाइफ के कई इंसिडेंट्स थे और पॉल उसे पढ़ने लगता है। तो एनी के पेरेंट्स की शादी बेकर्सफील्ड में 1938 के दौरान हुई थी। देन एनी के ओल्डर ब्रदर का जन्म 1939 में हुआ था और फिर एनी खुद 1943 में जन्मी थी। इसके बाद स्क्रैप बुक के क्लिपिंग में एक आग लगने की खबर थी। जी हाँ, विल्क्स के अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगी जिसमें क्रेनमिट्स फैमिली के 5 लोग जल के मारे गए थे। इस आग में विल्क्स फैमिली में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग वाटर लीक के कारण एक दिन पहले ही बिल्डिंग छोड़ के चले गए थे। इसे पढ़ के इट वाज क्लियर कि वो आग एनी विल्क्स ही लगाई थी, यानी एनी बचपन से ही नॉर्मल नहीं थी। देन अगली पेपर आर्टिकल थी एनी के पिता के मौत की जो कि 1957 में सीढ़ियों से गिर के मारे गए थे। जाहिर सी बात है कि ये काम भी एनी का ही रहा होगा। देन यूनिवर्सिटी में एनी की रूममेट मारी गई थी जो कि कैट के डेड बॉडी पे ट्रिप करके सीढ़ियों से गिर के मरी थी। अगेन ये मौत को भी एनी ही अंजाम दी होगी। बेसिकली देखा जाए तो ये स्क्रैप बुक एनी अपने विक्टिम्स की बनाई हुई थी और इससे पॉल समझ गया था कि एनी इंसानों को मारने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाती है। आगे एनी एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स हायर हो गई जिसके बाद वहां के कई एल्डरली पेशेंट्स मरने लगे। अब क्योंकि एनी ये कत्ले करती थी वो एक हॉस्पिटल में ज्यादा दिन कभी नहीं टिकती थी और इसी दौरान वो राल्फ डूगन नामक इंसान से शादी कर ली। ये कपल मिलके एक घर खरीद लिए लेकिन इनकी शादी 1 साल भी नहीं टिक सकी। राल्फ 1980 में डिवोर्स फाइल किया क्योंकि उसके हिसाब से एनी मेंटली क्रूअल थी। नाउ 1981 में एनी अगेन एल्डरली पेशेंट्स को मारना शुरू की और 1982 में वो मैटरनिटी डिपार्टमेंट की हेड नर्स बन गई, यानी कि यहाँ वो नवजात बच्चों को मारने लग गई और जून के महीने में उस पे एक इन्फेंट को मारने का इल्जाम भी लगा। अब क्योंकि एनी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे तो एनी को सजा नहीं हुई, लेकिन सबको कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि एनी इज डेंजरस, जिस वजह से उसे ड्रैगन लेडी निकनेम दिया गया। इतना ही नहीं, आगे स्क्रैप बुक में किसी यंग मैन के मरने की खबर थी नियर ग्राइडर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व। उस आदमी के बॉडी पार्ट्स हाईवे 9 पे मिले एंड इट वाज क्लियर कि ये काम भी एनी का ही था। स्क्रैप बुक की आखिरी क्लिपिंग पॉल के गायब होने की थी, व्हिच मींस कि पॉल ही एनी का अगला खिलौना विक्टिम है। ये पढ़ के पॉल की रोने जैसी हालत हो चुकी थी और वो बहुत डरा हुआ था। पॉल समझ पाता है कि एनी को कत्ल करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। उसके हिसाब से 3 तरह के लोग होते हैं एंड दे आर ब्रैट्स, पुअर थिंग्स एंड एनी खुद। एनी जिन्हें पुअर थिंग्स यानी बेचारे लोग समझती है उन्हें मार देती है, जैसे बीमार ओल्ड पीपल या फिर ऐसे नवजात बच्चे जिनमें किसी तरह का डिफेक्ट हो। कभी कदार तो वो हेल्दी लोगों को भी मारती है और देखा जाए तो पॉल भी एनी के लिए एक बेचारा आदमी है जिसके पैर नाकाम है और वो फंसा हुआ है। इस पॉइंट पे पॉल को समझ आ चुका था कि अगर उसे बचना है तो उसे एनी को ही मारना होगा। इसलिए पॉल एक लॉन्ग बुचर नाइफ अपने मैट्रेस के नीचे छिपा लेता है और फिर सो जाता है। नाउ जब एनी वापस घर आती है तो वो पॉल को इंजेक्शन देके ड्रग कर देती है। तो अब जब पॉल की आंख खुलती है तो वो हेविली ड्रग्ड था और यहाँ एनी पॉल को एक
एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज देती है। गुड न्यूज ये कि पॉल की एक्सीडेंट वाली कार हेवी रेन की वजह से बह गई, यानी अब पॉल को दुनिया कभी नहीं ढूंढ पाएगी। एंड बैड न्यूज ये कि एनी को पता है कि पॉल उसका स्क्रैप बुक पढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एनी अपने स्क्रैप बुक में 3 हेयर्स को बाइंड करके रखी हुई थी और जैसे ही पॉल स्क्रैप बुक खोला वो हेयर्स टूट गए और इससे जब एनी वापस अपनी बुक चेक करी तो उसे पता लग गया कि कोई तो उसकी किताब को छेड़ा है और घर में सिर्फ पॉल ही है तो ऑफ कोर्स पॉल ही पढ़ा होगा। एनी बताने लगती है कि कैसे वो हिचहाइकर को मारी क्योंकि वो एनी से झूठ बोला कि वो आर्टिस्ट है। एनी और वो लवर्स थे और जब एनी को पता लगा कि वो बेकार आर्टिस्ट है तो एनी उसे मार दी। इनफैक्ट वो इतने शातिर तरीके से बॉडी को डिस्पोज की कि पुलिस को 1 साल बाद बॉडी मिली और मारने वाले का कोई सबूत नहीं मिला। कमिंग टू पॉल, एनी कहती है कि उसे पता है कि पॉल कई बार कमरे से बाहर निकला है क्योंकि पहली बार ही उसे टूटा हुआ बॉबी पिन लॉक में मिल गया था। एनी गुस्से में पॉल से पूछती है कि वो कितनी बार आज तक बाहर गया है और पॉल डरते हुए कहता है 3 बार। अब भले पॉल सच कह रहा था लेकिन एनी का मानना था कि पॉल ज्यादा बार बाहर गया है और इस टेंस माहौल में पॉल एनी से किसी भी बात पे बहस करना ही नहीं चाहता था, तो पॉल मान लेता है कि ठीक है मैं बहुत बार बाहर गया। एनी यहाँ वो बुचर नाइफ भी निकालती है सेइंग कि इसे ये पॉल के मैट्रेस के नीचे पाई। इस पॉइंट तक पॉल की डर से हालत खराब थी, ऑल्दो पॉल वंडर कर रहा था कि एनी उसे प्री ऑप इंजेक्शन शॉट क्यों दी है। तभी एकदम से एनी एक कुल्हाड़ी लेती है, साथ ही एनी के पास एंटीसेप्टिक वाली लिक्विड भी थी। इसका मतलब समझे, एनी यहाँ एक्स से पॉल का एक पैर काटने वाली थी फॉर पनिशमेंट। जी हाँ दोस्तों, एनी सिर्फ 2 बार में ही पॉल का लेफ्ट लेग काट देती है और फिर वो कहती है कि आई एम ए ट्रेन्ड नर्स। देन वो वुंड पे एंटीसेप्टिक लिक्विड डालती है, वुंड को ब्लो टॉर्च से रोकती है और इसी बीच पॉल दर्द में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। देन एनी पॉल का कटा पैर लेके चल देती है और पॉल बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से किताब का तीसरा भाग शुरू होता है विच इज नेम्ड एज पॉल। तो अब पॉल के अंदर एनी के खिलाफ जाने की हिम्मत टूट चुकी थी। वहीं एनी अब अच्छे मूड में दिख रही थी जहां वो पॉल का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही थी। एनी पॉल को मिजरीज रिटर्न की कहानी बताने कहती है लेकिन पॉल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि भले मैं अच्छा राइटर हूं लेकिन मैं स्टोरी अच्छे से सुना नहीं पाता। तो हाँ, जब किताब खत्म हो जाए तो तुम खुद इसे पढ़ लेना। अब ये सुन के एनी को गुस्सा तो आता है लेकिन वो इसे जाने देती है। आगे के दिनों में पॉल के टाइपराइटर के कुछ कीज टूट गए थे और पॉल इस बारे में बार बार कंप्लेन करने लग गया था। एनी को ये बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि एनी के हिसाब से ये बेस्ट टाइपराइटर थी और वो बड़ी मुश्किल से इसका इंतजाम की थी। तो हाँ, ऑफ कोर्स एनी को इससे गुस्सा आएगा और गुस्सा आया मतलब अंजाम तो भुगतना पड़ेगा पॉल को। वेल, एनी इलेक्ट्रिक नाइफ से पॉल का एक अंगूठा ही काट देती है। इस नए घाव के कारण पॉल 1 महीने तक अपनी किताब पे काम नहीं कर पाता, ऑल्दो वो टाइपराइटर को उठा के एक्सरसाइज जरूर कर रहा था उसे फेंकने के लिए। क्यों, वो आपको आगे अपने आप पता चल जाएगा। तो एक दिन पॉल अपनी बेडरूम विंडो के बाहर स्टेट पुलिस की कार देखता है और पॉल सोचता है कि वो चिल्ला के उनसे मदद मांगेगा, लेकिन पॉल के अंदर एनी का इतना डर था कि वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। पुलिस ऑफिसर एक यंग मैन था और बहुत हिम्मत करके फाइनली पॉल हेल्प मी चिल्लाता है। ये सुन के पुलिस वाला तुरंत सतर्क हो जाता है और पॉल अपनी खिड़की की ग्लास एस्ट्रे फेंक के तोड़ता है और पुलिस वाले को एनी से बचने कहता है। ये पुलिस वाला तुरंत पॉल को पहचान जाता है क्योंकि पॉल काफी फेमस राइटर था जो कि बहुत समय से मिसिंग था। तभी एकदम से एनी अपने राइड ऑन लॉन मोवर पे आती है और वो ऑफिसर को क्रॉस से स्टैब कर देती है। फिर वो ऑफिसर को कई बार स्टैब करती है और वो पॉल की तरफ देख के क्रीपीली स्माइल करती है। ऑफिसर इंजर्ड हालत में भी अपनी गन निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन एनी अपने लॉन मोवर से उनका सर ही कुचल देती है। तो इसके बाद एनी पॉल के पास आती है और कहती है कि तुमसे मैं बाद में डील करूंगी, पहले वो रायता साफ कर दो जो तुम्हारी वजह से नीचे फैला है। बेसिकली एनी यहाँ पुलिस वाले के मौत का ब्लेम पॉल पे डालती है, सेइंग कि अगर पॉल चिल्ला के पुलिस को सतर्क नहीं करता तो वो पुलिस वाले को नहीं मारती। तो साफ सफाई करने के बाद वो पॉल को बेसमेंट डोर तक व्हीलचेयर पे लेके जाती है। देन वो पॉल को फूड, पेन किलर्स वगैरह देती है और अपने नेक्स्ट मूव्स प्लान करने लगती है। एनी को पता था कि क्योंकि वो एक पुलिस वाले को मार डाली है तो तहकीकात करते हुए 2 और पुलिस वाले इस जगह पे जरूर आएंगे। इसके लिए वो एक मनगढ़ंत कहानी रचती है कि वो उन 2 पुलिस वालों को ये कह देगी कि वो पहले वाले पुलिसमैन से मिली थी और उन्हें पीने के लिए पेप्सी दी थी। मीनवाइल वो आज रात ही इस मारे गए पुलिस वाले की कार अपनी लाफिंग प्लेस पे छिपा देगी और यहाँ से ऑपोजिट रास्ते में एक खाली पेप्सी कैन फेंक देगी जिसपे वो मारे गए पुलिसमैन की फिंगरप्रिंट्स डाल देगी। इससे होगा ये कि एनी चालाकी से ये फेक एविडेंस प्लांट कर देगी जिसको पाकर आने वाले 2 पुलिस वाले यहाँ से दूर चले जाएंगे। नाउ एनी पॉल को वार्न करती है कि अगर इस बार तुम कोई भी आवाज निकाले तो पहले मैं उन 2 पुलिस को मारूंगी, साथ ही तुम्हें भी मारूंगी और फाइनली खुद को खत्म कर लूंगी।
एनी यहाँ ये तक कहती है कि क्योंकि पास्ट में उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं तो पुलिस वाले एक आध हफ्ते में सर्च वारंट लेकर यहाँ फिर आएंगे और उससे पहले ही पॉल को अपनी नोवेल खत्म करनी होगी। जाने से पहले एनी पॉल से क्लियरली कहती है कि अगर बुक का सवाल नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी ही मार देती। एनी के हिसाब से मिजरीज रिटर्न बेस्ट बुक होने वाली है एंड शी कैन नॉट वेट टू रीड इट। इसके बाद एनी पॉल को अंधेरे बेसमेंट में छोड़ के हंसते हुए चली जाती है और अब अंधेरे में पॉल को एक बारबेक्यू पॉट मिलता है और ये वही पॉट है जिसमें एनी उसकी फास्ट कार किताब की मैन्युस्क्रिप्ट बर्न करवाई थी। इससे पॉल के दिमाग में एक आइडिया कौंधता है। तो आफ्टरनून में एनी वापस आती है और वो पॉल को अपने बैक पे लेके ऊपर जाती है। इसी दौरान पॉल चुपके से लाइटर फ्लूइड चुरा लेता है और इसे अपने मैट्रेस के अंदर छुपा लेता है। पॉल ये भी मेक श्योर करता है कि एनी मिजरीज रिटर्न तब तक न पढ़े जब तक वो किताब कंप्लीट न कर ले एंड एनी वाज ओके विद इट क्योंकि वो बुक को लेके काफी एक्साइटेड थी। अगले दिन पॉल पेन पेपर से वापस लिखना शुरू करता है और अब तक वो लाइटर फ्लूइड को अच्छे से कहीं और छुपा दिया था। इसी दौरान वाकई एनी के घर पे दो पुलिस वाले पूछताछ करने आते हैं और पॉल इस बार कोई आवाज नहीं करता। पॉल अपने मन में सोच रहा था कि पुलिस वाले ज्यादा से ज्यादा एनी को जेल में डाल देंगे लेकिन अब मैं एनी को खुद अपनी हाथों से मार के बदला लूंगा। मीनवाइल एनी अपने प्लान को अंजाम देती है जहां वो मारे गए ऑफिसर जिनका नाम कुशना था उनसे मिलने की बात बताती है एंड देन पेप्सी वाली झूठी कहानी चिपका देती है। ये सब सुनकर ये दोनों पुलिस वाले चले जाते हैं ऑल्दो उनका शक एनी पे अब भी था क्योंकि एनी के इर्द गिर्द पास्ट में काफी वायलेंट चीजें हो रखी थी। इसके 2 दिन बाद तक पॉल चुपचाप किताब कंप्लीट कर रहा था और अब तक ऑफिसर कुशना के मौत की खबर आग की तरह मीडिया में फैल चुकी थी। इतनी कि कई रिपोर्टर्स अब एनी के घर रिपोर्टिंग करने आ गए थे और एनी उन्हें बंदूक दिखा के भगा रही थी। एनी इन सबसे इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि वो इन्हें ब्रैट्स कह रही थी और खुद को एज ड्रैगन लेडी रेफर कर रही थी। एनी गुस्से में अपने सर को इस कदर नोच रही थी कि उसके सर से खून निकलने लग गया था। वहीं पॉल चुपचाप अपनी किताब कंप्लीट करने में लगा था। इसके बाद लोकल पुलिस भी एनी को विजिट करती है और पॉल अब भी कोई आवाज नहीं निकालता। पुलिस के जाने के बाद एनी पॉल से पूछती है कि किताब कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा और पॉल कहता है कि बस 2-3 दिन की और बात है। एनी वाज लाइक जल्दी खत्म करो क्योंकि अगली बार पुलिस वालों के पास मेरे घर का सर्च वारंट भी होगा। तो आगे पॉल लगातार बुक लिखे जा रहा था जिससे उसकी उंगलियों पे ब्लिस्टर्स आ गए थे। वहीं एनी अपने घर के आसपास बार्ब्ड वॉयस डाल दी थी ताकि लोकल्स यहाँ ना आ सके। एनी नोटिस करती है कि पॉल की उंगलियों पे ब्लिस्टर्स आ गए थे और यहाँ पॉल कहता है कि कल शाम 6 बजे तक किताब कंप्लीट हो जाएगी। ये सुन के एनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो पॉल से आई लव यू कहती है। इतना ही नहीं, वो इस टाइम पे पॉल की काफी केयर करती है और उसे अच्छा खाना खिलाती है। एनी यहाँ शैंपेन की बोतल भी लाई थी टू सेलिब्रेट जब बुक कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पॉल एनी से एक सिगरेट भी मांगता है सेइंग कि जब बुक कंप्लीट हो जाएगी तो वो अपने कमरे में चैन से अकेले एक सिगरेट पिएगा। तो फाइनली पॉल अपनी बुक को खत्म करता है एंड देन वो सिगरेट निकालता है। एनी यहाँ पॉल को सिर्फ एक मैच स्टिक दी थी सिगरेट को लाइट अप करने के लिए और पॉल मन में सोचता है कि एक माचिस मेरे काम के लिए काफी है। तो 5 मिनट बाद पॉल एनी को अपने कमरे में बुलाता है जहां वो मिजरीज रिटर्न नोवेल के मैन्युस्क्रिप्ट को लाइटर फ्लूइड में भिगोए हुए था। वो एनी से कहता है कि मैंने किताब कंप्लीट कर लिया और ये सुन के एनी खुशी में शैंपेन लाने चली जाती है। तब तक पॉल डरते हुए माचिस जलाता है। जी हाँ, 3 बार में उससे माचिस जल पाती है और तभी एनी कमरे में शैंपेन लेके आती है। फिर पॉल एनी के सामने कहता है कि ये किताब मेरी आज तक की सबसे अच्छी किताब है और अब मैं एक ऐसी लिटिल ट्रिक करूंगा जो कि मैं तुमसे ही सीखा हूँ। इसके बाद पॉल माचिस से पूरे मैन्युस्क्रिप्ट में आग लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, जिस किताब को पढ़ने के लिए एनी इतनी बेताब थी उसे पॉल कंप्लीट किया एंड देन उसके सामने ही किताब में आग लगा दिया था। एनी तुरंत मैन्युस्क्रिप्ट को जलने से बचाने के लिए कूदती है और मौके का फायदा उठा के पॉल जलते हुए टाइपराइटर से एनी पे हमला कर देता है। हाँ, इसी के लिए वो टाइपराइटर उठाने वाला एक्सरसाइज कर रहा था। यहाँ चोटिल एनी और पॉल के बीच हाथापाई हो जाती है लेकिन याद रहे पॉल इस चीज के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड था और इसलिए वो एनी के ऊपर अपना पूरा शरीर ही लेके कूद जाता है। वो एनी के मुंह के अंदर जलती पेजेस डालने लगता है जिससे एनी का गला जलने लगा था। एनी किसी तरह उठती है लेकिन वो टाइपराइटर पे ट्रिप कर जाती है जिससे उसका सर एक मैंटल पीस पे जोर से लगता है। एनी की आंख अब भी खुली थी लेकिन वो जमीन पे पड़ी हुई थी और पॉल रेंगते हुए कमरे से बाहर निकलता है। एनी यहाँ पॉल को चोक करने की भी कोशिश करती है लेकिन उसका खुद का गला इतना जल गया था कि एनी के अंदर और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। ऐसे में पॉल कमरे से बाहर निकल पाता है और कमरे को बाहर से लॉक करता है। देन फाइनली वो नॉवरिल के 3 कैप्सूल्स लेता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था एंड देन वो बाथरूम के सामने बेहोश हो जाता है। नाउ जब पॉल की आंख खुलती है तो वो खुद को बाथरूम के पास ही पाता है। पॉल के अंदर इतना डर था कि वो अब भी एनी की आवाज इमेजिन कर रहा था। पॉल सोचता है कि वो पूरे घर को आग लगा के निकल
निकल लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि पॉल एनी के सामने मिजरीज रिटर्न की रियल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं जलाया था। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज द ट्विस्ट, जहां पॉल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अपने कमरे में ही छुपा के रखा था, क्योंकि इतनी अच्छी किताब को एक राइटर अपने हाथों से कैसे जला सकता है। लेकिन हाँ, वो एनी को भड़काने के लिए, चिढ़ाने के लिए और उसे इमोशनल स्टेट में ओवर पावर करने के लिए पूरा प्लान करता है, जहां वो एनी के सामने मोस्टली एवे ही कुछ पेजेस को जलाया, जिससे एनी को लगे कि ये तो मिजरीज रिटर्न के मैन्युस्क्रिप्ट को जला रहा है। और उसी मोमेंट का फायदा उठा के पॉल एनी को ओवर पावर भी कर पाया था। खैर, पॉल यहाँ रेंगते हुए हॉल में जाता है और डर के मारे वो अभी भी एनी को ही हर जगह देख पा रहा था। और वीकेंड से देख नहीं रहा था, बल्कि हेलुसिनेट कर रहा था। तभी बाहर 2 पुलिस वाले फिर आते हैं और पॉल सिरेमिक फिगर्स फेंकते हुए आवाज करके उन्हें अपनी ओर बुलाता है। पुलिसमैन तुरंत घर के अंदर ब्रेक इन करते हैं और पॉल उन्हें बताता है कि वही मिसिंग राइटर पॉल शेल्डन है। पॉल पुलिस वालों को सब कुछ बताता है और पुलिस वाले तुरंत पॉल वाला रूम चेक करने जाते हैं ताकि वो पता कर सके कि एनी फिलहाल किस हालत में है। पुलिस को यहाँ कमरे में कोई नहीं मिलती और ये सुन के पॉल इतना डरता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से बुक का फाइनल भाग शुरू होता है, विच इज नेम्ड एज गॉडेस। बेसिकली अब कहानी 9 महीने आगे आ चुकी है, जहाँ पॉल वापस न्यूयॉर्क आ चुका है। डॉक्टर्स पॉल को नकली लेग्स वगैरह लगा दिए हैं, देन वॉकिंग स्टिक्स दिए हैं और पॉल का नोवरिल वाला एडिक्शन ठीक हो गया है। ऑल्दो पॉल अब बहुत पीने लगा है और कुछ लिख ही नहीं पाता, क्योंकि वो अब भी डीपली डिस्टर्ब्ड है। यहाँ हम जान पाते हैं कि पॉल मिजरीज रिटर्न के मैन्युस्क्रिप्ट को रिट्रीव कर पाया था। इनफैक्ट अब तो उसकी ये किताब छप भी चुकी है, which was very very successful. This makes Paul wonder कि क्या वो इतनी अच्छी किताब इसलिए लिख पाया क्योंकि वो बहुत अजीब सिचुएशन में था। देखा जाए तो पॉल को पीने की आदत तो थी और सारी नॉवेल्स को ड्रंक स्टेट में ही वो लिखता था, लेकिन मिजरीज रिटर्न एक ऐसी किताब थी जिसे पॉल पूरे होशो हवास में टॉर्चर सहते हुए और डेडिकेशन के साथ लिखा था। पॉल के एडिटर का कहना था कि पॉल को अपनी उस ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट पे भी बुक लिखनी चाहिए, लेकिन पॉल का मानना था कि वो उस घटना पे कभी नहीं लिख पाएगा। तो पॉल अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और अंदर आते ही पॉल को कुछ अजीब सी गंध आती है। वो देखता है कि एनी सफेद भूत की तरह अपने सफेद नर्स के यूनिफॉर्म में सोफे के पीछे से उठती है। एनी कुल्हाड़ी लेकर उस पर झपटती है और लगभग पॉल के शरीर को आधा काट देती है। फिर वो पॉल के दोनों हाथ काट देती है। पॉल चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः एनी उसका सर काट देती है। मरने से पहले पॉल गॉडेस सोचता है। गॉडेस क्यों? क्योंकि एनी मर ही नहीं रही थी। तभी एकदम से पॉल को और हमें भी रियलाइज होता है कि यह पॉल का एक डिल्यूजन था। जी हाँ, एक विजन वो देख रहा था जिसमें पॉल रह रहा है। पॉल याद करता है कि वास्तव में तो पुलिस वाले को एनी मिल गई थी। जी हाँ, एनी बान में मृत अवस्था में पाई गई थी, क्योंकि एनी बेडरूम की खिड़की को तोड़ के बाहर कूद गई, देन रेंगती हुई बान में गई थी। बट देन सर में चोट लगने की वजह से एनी की मौत हो गई और एनी की लाश मिजरी नामक पिग के पास मिली। और रिपोर्ट्स में यह आया था कि एनी के सर की खोपड़ी टूट गई थी। इनफैक्ट जहां एनी पाई गई थी उसके हाथ में चेन सॉ का एक हैंडल भी था। ओवरऑल द पॉइंट इज कि एनी वाकई में मारी गई है, लेकिन पॉल इतना ज्यादा एनी से ट्रॉमेटाइज हो चुका था कि वो अब तक उसको याद करके ऐसी डिल्यूजनल चीजें देखता रहता है और उनसे डर जाता है। इसलिए अब पॉल पीने के बजाय एक एस्पिरिन लेता है और अपने वर्ड प्रोसेसर पे बैठता है। अपनी डेस्क पे पॉल को पीछे से शोर सुनाई देता है और वो मुड़ के देखता है कि एनी उसके हाथ में चेन सॉ लिए उसकी ओर आ रही थी। वो पलक झपकता है और एनी फिर से वहां नहीं थी। अगेन दिस वाज जस्ट अ विजन। आप देख सकते हैं कि पॉल कितना ट्रॉमेटाइज्ड है, वो कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसी गुस्से में पॉल डिसाइड्स कि वो फिर से लिखेगा। किस चीज पे? वेल, पॉल न्यूयॉर्क शहर में अपना पूरा जीवन बिताने वाले एक काल्पनिक लड़के एडी डेसमंड के बारे में लिखना शुरू कर देता है। एक बार जब पॉल को एहसास होता है कि जब भी वो एनी को देख पाता है वो सब काल्पनिक है, रियल नहीं है, तो वह अब अपने जीवन और इस प्रकार अपनी लेखन प्रक्रिया को नियंत्रण करने का निर्णय लेता है। यानी कि पॉल अब अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता था, उसे कंट्रोल करना चाहता था और एनी से नहीं डरना चाहता था। तो कहानी के शुरुआत में ही हमें 8 कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये सभी मिस्टीरियस सोल्जर आइलैंड के लिए ट्रैवल कर रहे थे। ये आइलैंड डेवन कोस्ट के पास था और आजकल काफी सुर्खियों में रहता था, क्योंकि सभी लोग इस आइलैंड को लेके अलग अलग कहानियां बना रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि इनिशियली इस आइलैंड को कोई मिलियनेयर खरीदा था, लेकिन फिर वो इसे बेच दिया। कमिंग टू दोज 8 कैरेक्टर्स, वेल, पहले कैरेक्टर का नाम है जस्टिस वॉरग्रेव, जो कि अपने फर्स्ट क्लास कैरेज में सोल्जर आइलैंड के लिए ट्रैवल कर रहे थे। जस्टिस वॉरग्रेव को एक
खत मिला था जो कि उनके एक पुराने दोस्त का था और उसी दोस्त ने इन्हें इस आइलैंड पे इनवाइट किया था। अब हालांकि ये खत कितनी वैध थी ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन खत में लिखा था कि एक अनजान मिलियनेयर जिसका नाम मिस्टर ओवन है वो इस आइलैंड पे एक मैंशन खरीदा है और इसीलिए जस्टिस वॉरग्रेव का दोस्त उन्हें इस मैंशन पे बुला रहा था टू कैच अप। अब दूसरी कैरेक्टर जो इस आइलैंड पे जा रही थी उनका नाम है वेरा क्लेथॉन। वेरा एक थर्ड क्लास कैरेज में जा रही थी जहां उनके साथ 5 और यात्री थे। वेरा को इस आइलैंड पे उना नैन्सी ओवन यानी UNO इनवाइट की थी ताकि वेरा एज सेक्रेटरी काम कर सके। वेरा काफी लकी फील कर रही थी कि उन्हें ऐसी जॉब पोजीशन मिली है क्योंकि पास्ट में वेरा के साथ वर्क पे एक अजीब घटना हुई थी और उस घटना के बाद वेरा को इतनी अच्छी जॉब ऑफर मिलना मुश्किल था। वैसे मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जो भी घटना हुई थी उसमें वेरा दोषी नहीं पाई गई थी। अब वेरा के सामने ही अपना तीसरा कैरेक्टर बैठा है जिसका नाम है कैप्टन फिलिप लॉम्बार्ड और उसे भी इस आइलैंड पे बुलाया गया है। कैप्टन लॉम्बार्ड के बॉस उससे बोले थे कि आइलैंड वाले मैंशन के ओनर्स को किसी तरह का काम करवाना है जिसके लिए उन्हें कैप्टन लॉम्बार्ड की मदद चाहिए। कैप्टन लॉम्बार्ड वाज होपिंग कि उन्हें कोई इलीगल काम नहीं दिया जाए। वैसे वो हमेशा क्राइम वगैरह करके बच निकलने में माहिर थे और उन्हें लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लॉम्बार्ड काफी रूथलेस थे और उनकी पहली प्रायोरिटी वो खुद थे यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब अगली कैरेक्टर है मिस एमिली ब्रेंट जो कि इसी थर्ड क्लास कैरेज में थी और एमिली एक 65 इयर्स की कंजर्वेटिव वुमन थी। एमिली एक कैथोलिक बूढ़ी औरत थी और वो अपनी बिलीफ्स को लेके काफी ट्रेडिशनल थी। एमिली को सोल्जर आइलैंड आने की इन्विटेशन किसी UNO से मिली थी। अब UNO से आप यूनाइटेड नेशंस मत समझ लेना, ये वही UNO है जो कि जस्ट मैं पहले बताया था, किसी के नाम के इनिशियल्स। UNO का कहना है कि वो एमिली से कुछ साल पहले एक गेस्ट हाउस में मिली थी और हालांकि एमिली को इस मुलाकात के बारे में कुछ याद नहीं है, स्टिल वो आइलैंड जा रही है क्योंकि शी इज होपिंग कि उसे किसी तरह का जॉब ऑफर किया जाएगा। अगला कैरेक्टर है जनरल मैकआर्थर और उसे अपना इन्विटेशन मिस्टर ओवन से मिला था। मिस्टर ओवन जनरल मैकआर्थर को खत में बताए थे कि वो जनरल के किसी मिलिट्री दोस्त के फ्रेंड हैं और आइलैंड पे सभी मिलिट्री वाले कैचअप करेंगे। यहाँ जनरल को ऐसा लग रहा था कि लोग उन्हें अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि 30 साल पहले जनरल से जुड़ी कुछ तो र्यूमर फैली थी। जो भी हो, जनरल वाज हैप्पी कि उन्हें इनवाइट किया गया है, वो भी एक मिलिट्री कैचअप में। अब अगले कैरेक्टर हैं डॉक्टर आर्मस्ट्रांग जो कि एक यंग सक्सेसफुल डॉक्टर है और वो ड्राइव करके इस आइलैंड पे जा रहे हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को कोई तो इंसान ये बोल के आइलैंड बुलाया था कि उसकी बीवी बीमार है और उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, तो उस अनजान आदमी के बीवी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर को अच्छे पैसे मिलने वाले थे। यहाँ डॉक्टर आर्मस्ट्रांग सोच रहे होते हैं कि वो लकी है कि ही गॉट आउट ऑफ समथिंग बैड जो कि 15 साल पहले हुआ था। नाउ एंथनी मास्टन नामक यंग इंसान भी ड्राइव करके इस आइलैंड पे जा रहा है और उसे ओवेंस ने इनवाइट करा है। ऑल्दो एंथनी को पता ही नहीं कि ये ओवेंस है कौन। एंथनी तो बस यहाँ मस्ती करने जा रहा था इस होप में कि आइलैंड पे दारू होगा और लड़कियां भी होंगी। एंथनी ऐसी ही जिंदगी जीता था जहां वो सिर्फ पार्टीज वगैरह करता रहता था। ना हमारा फाइनल कैरेक्टर है विलियम बलोर जो कि एक कैरेज में ट्रैवल कर रहा है टू द आइलैंड और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। बलोर को यहाँ ये बोल के बुलाया गया है कि उसे सभी लोगों पे नजर रखना है और इसके लिए उसे ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। तो सभी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां से फ्रेड नामक सेलर बारी बारी से सबको बोट से आइलैंड पहुंचाता है। बातचीत से पता चलता है कि फ्रेड भी इस आइलैंड के ओनर मिस्टर एंड मिसेस ओवन से नहीं मिला है और ये आइलैंड मेन लैंड से काफी दूर है, यानी फूड सप्लाईज एंड अदर थिंग्स के लिए किसी को रोज बोट से आइलैंड तक आना होगा। तो जब सभी आइलैंड पहुंच जाते हैं तो इनकी मुलाकात वहां मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स से होती है जो कि यहाँ पे एज हाउसकीपर अपॉइंट किए गए थे बाय ओनर ओवेंस। हम जान पाते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स भी आज तक ओवेंस से नहीं मिले हैं एंड दिस वाज वेरी ऑड फॉर एवरीवन। खैर सभी अपने अलॉटेड रूम्स में जाते हैं और यहाँ वेरा को अपने कमरे में एक नर्सरी राइम हैंगिंग दिखती है और ये राइम 10 सोल्जर बॉयज की थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि 10 सोल्जर बॉयज ऐसी पोएम है जिसमें 10 सोल्जर बॉयज अलग अलग तरीके से मरते हैं एंड देन देयर वर नन। फिलहाल स्क्रीन पे आपको वो राइम दिख रही होगी जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे कि अभी आइलैंड पे 8 गेस्ट्स के साथ साथ 2 केयर टेकर्स भी हैं, यानी कुल मिलाकर 10 लोग। खैर तो कुछ देर बाद सभी गेस्ट्स बढ़िया डिनर करते हैं और वो नोटिस करते हैं कि टेबल पे 10 ग्लास सोल्जर फिगरीन्स रखे हुए थे टू रिप्रेजेंट सोल्जर आइलैंड। सभी सोच रहे थे कि अब तक यहाँ के ओनर मिस्टर एंड मिसेस ओवेंस इनसे मिलने क्यों नहीं आए और इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हुए सभी ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफी पीने लगते हैं। तभी एकदम से यहाँ एक क्लियर एंड लाउड वॉइस आती है जो कि इन 10 लोगों को अक्यूज करती है ऑफ ए स्पेसिफिक मर्डर जो कि इन्होंने पास्ट में किया था और फिर ये बच निकले। इन बातों को सुनकर सभी लोग एकदम आग बबूला होने लगते हैं एक्सेप्ट जस्टिस वॉरग्रेव एंड एमिली ब्रेंट। लॉम्बार्ड पाता है कि ये आवाज एक ग्रामोफोन से आ रही थी जो कि बगल वाले कमरे में बज रहा था और इस ग्रामोफोन पे रॉजर्स रिकॉर्ड प्ले किया था। रॉजर्स कहता है कि हाँ मैंने लगाया था रिकॉर्ड इस पे, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रिकॉर्ड के अंदर ऐसी बातें थी।
उसे तो ऐसा करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिस्टर ओवेन से मिला था और इसीलिए वो ऐसा किया। इस पॉइंट पे सभी थोड़ा डरने लगे थे और ऐसे में जस्टिस वॉरग्रेव चार्ज लेते हैं और वो रॉजर्स से इनफैक्ट सभी से पूछते हैं कि उन्हें यहाँ के ओनर मिस्टर एंड मिसेस ओवेन्स के बारे में क्या पता है। सबका कहना था कि उन्हें ओवेन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और कोई भी आज तक ओवेन्स से मिला तक नहीं है। अब इस पॉइंट पे आप वंडर कर रहे होंगे कि इन सभी लोगों ने पास्ट में किस तरह के कत्ल किए हैं। वेल, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको सभी का पास्ट पता चल जाएगा। खैर, जस्टिस वॉरग्रेव सभी लोगों को अपना इनविटेशन लेटर दिखाने कहते हैं और सून वो रियलाइज करते हैं कि इनिशियल्स यूएनओ यानी यूएन ओवेन कहीं ना कहीं अननोन वर्ड बनता है, व्हिच मींस कि इन सबको किसी पागल आदमी ने यहाँ इनवाइट किया है जो कि अब शायद इन्हें मार भी दे सकता है। बट द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि उस पागल आदमी को इन सब के पास्ट के बारे में काफी कुछ मालूम था। ऐसे में सभी सफाई देना शुरू करते हैं कि कैसे जो बात उनके बारे में रिकॉर्ड पे कही गई है वो गलत है। बूढ़े जस्टिस वॉरग्रेव पे ये इल्जाम लगाया गया था कि उनकी वजह से एडवर्ड सेटन नामक आदमी मारा गया। जस्टिस वॉरग्रेव कहते हैं कि वो एक जज है और एक ट्रायल के दौरान वो एडवर्ड सेटन को गिल्टी पाए और इसीलिए उसे मौत की सजा दी है। जस्टिस वॉरग्रेव का मानना था कि उनका वर्डिक्ट एकदम सही था और आज भी वो अपने वर्डिक्ट के लिए स्टैंड करते हैं। नाउ कमिंग टू वेरा, उन पे इल्जाम था कि वो सिरिल नामक एक यंग बॉय को मारी है जिनकी वो केयरटेकर भी थी। वेरा सफाई देती है कि सिरिल एक दिन काफी दूर स्विम करने चला गया था जिससे वो डूब के मर गया और हालांकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेरा सिरिल का ठीक से ध्यान नहीं रख रही थी, स्टिल वेरा जानबूझ के कुछ भी नहीं की थी। अब जनरल पे इल्जाम था कि उनकी वजह से आर्थर रिचमंड नामक एक सैनिक मारा गया और जनरल कहते हैं कि आर्थर तो वॉर में मारा गया था और भले मैंने ही आर्थर को वहां पोस्ट किया था लेकिन इससे मैं कातिल थोड़ी कहलाऊंगा। अब लॉम्बार्ड पे इल्जाम था कि उसकी वजह से ईस्ट अफ्रीकन ट्राइब के 21 लोग मारे गए और लॉम्बार्ड एडमिट करता है कि हाँ मेरी गलती थी, लेकिन मैं खुद को बचाने के लिए उन 21 लोगों को जंगल में छोड़ के भागा था और मेरे लिए खुद को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले इससे कोई और मारा जाए, मेरे लिए सेल्फ प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एंथनी मास्टन पे जॉन और लूसी कॉम्स के कत्ल का इल्जाम था और एंथनी बताता है कि एक बार उसकी कार से 2 बच्चे मारे गए थे लेकिन इसके बदले एंथनी को पनिशमेंट भी मिली है। क्या? वेल, उसका 1 साल तक के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। एंथनी को देखकर क्लियरली विजिबल था कि उसे इन 2 बेकसूर लोगों की मौत का कोई गम नहीं था। वैसे 1 साल के लिए लाइसेंस जाना 300 वर्ड्स के ऐसे से तो ज्यादा ही कड़ी सजा है। मूविंग ऑन, मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स पे इल्जाम था कि उनकी वजह से उनकी बीमार एम्प्लॉयर मिस ब्रांडी मारी गई। इस पे मिस्टर रॉजर्स सफाई देते हैं कि मेरी मालकिन बहुत बीमार थी, मैं तो उनके लिए डॉक्टर भी लाने गया था लेकिन तब तक वो जिंदा ही नहीं बची। अब थोड़े सवाल जवाब से हम रीडर्स जान पाते हैं कि मिस ब्रांडी यानी मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स की जो एम्प्लॉयर थी उनके मरने के बाद उनका पैसा और संपत्ति मिसेस रॉजर्स इनहेरिट करी थी। मतलब दाल में कुछ तो काला जरूर था। अब बलोर पे जेम्स लैंडर की कत्ल का इल्जाम था और बलोर कहता है कि लैंडर एक बैंक रॉबरी केस में फंसा था और बलोर बस उसके खिलाफ गवाही दिया। इस गवाही के कारण लैंडर को जेल हुई और लैंडर जेल में मारा गया, तो इसमें बलोर की क्या गलती? वो अलग बात है कि इस गवाही की वजह से बलोर को प्रमोशन जरूर मिल गया था, ऑल्दो बलोर अब भी कहता है कि लैंडर गिल्टी था। नाउ डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पे ये इल्जाम था कि उनकी वजह से लुइसा मैरी क्लेस मारी गई थी। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग कहते हैं कि मुझे तो ये नाम याद भी नहीं है, लेकिन वो अपने मन में सोच रहे थे कि कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसका ऑपरेशन डॉक्टर आर्मस्ट्रांग नशे की हालत में कर दिए थे और इसी वजह से उनसे गलती हुई और उनकी गलती के कारण वो औरत मारी गई थी। फाइनली एमिली ब्रेंट पे भी किसी के कत्ल का इल्जाम था लेकिन एमिली यहाँ कुछ भी बोलने से मना कर देती है। सीन ये था कि इन 10 लोगों पे किसी न किसी को मारने का इल्जाम था और ये इल्जाम सच है या झूठ इसका तो पता नहीं, लेकिन रिकॉर्ड प्लेयर में जो भी बोल रहा था उसे पक्का यकीन था कि इन 10 ने कुछ तो गुनाह किया है। खैर, तो सबकी बात सुनने के बाद जस्टिस वॉरग्रेव कहते हैं कि हम कल सुबह सुबह इस आइलैंड से निकल लेंगे और सभी उनकी बात मान भी लेते हैं एक्सेप्ट एंथनी मास्टन, जिसे ये सब काफी थ्रिलिंग लग रहा था और वो इन पहेलियों को सॉल्व करना चाहता था। मास्टन अपने ड्रिंक की चुस्की लेता है और अगले ही क्षण वो चोक करते हुए जमीन पे गिर जाता है। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग तुरंत उसे चेक करते हैं और वो कहते हैं कि एंथनी मास्टन मर चुका है। ये देख सभी शॉक में थे और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग कंफर्म करते हैं कि एंथनी को जहर दिया गया है। अब जिस बोतल से एंथनी की ड्रिंक आई थी वो तो सेफ थी क्योंकि उस बोतल से कई लोग पिए थे, रादर एंथनी के ग्लास में ही कोई जहर डाल दिया था। यहाँ कुछ लोग कहने लगते हैं कि मे बी एंथनी खुद को जहर देके मारा होगा, लेकिन इस बात का सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि एंथनी वाज यंग एंड फुल ऑफ लाइफ। अब इस पॉइंट पे मैं आप व्यूअर्स का उस 10 सोल्जर्स वाले पोएम की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा जिसका पहला लाइन था 10 little soldier boys went out to dine, one choked his little self and then there were 9।
अब अगर आप गौर करें तो पोएम में जैसा लिखा था ठीक उसी तरह से एंथनी चोक करके मारा गया था। खैर इस पॉइंट पे यहाँ मौजूद कोई भी कुछ नहीं कर सकता था और सभी डिसाइड करते हैं कि वो अपने अपने कमरे में जाके सो जाएंगे और कल सुबह जब कोई मेनलैंड से आएगा तो सभी उसके साथ यहाँ से निकल लेंगे। अब अपने अपने कमरों में सभी लोग अपनी ख्यालों में खोए हुए थे। लाइक जस्टिस वॉर्डग्रेव सोच रहे थे कि मैंने सेटन के लिए सही ही फैसला दिया था, वो मुजरिम था और भले बाकी जूरर्स मानते थे कि वो इनोसेंट है, मुझे पता है कि वो इनोसेंट नहीं था। वहीं जनरल सोच रहे थे कि आर्थर तो वाकई मेरी वजह से ही मरा था। मैंने जानबूझकर आर्थर की ऐसी पोस्टिंग करी थी जहां वो जंग में मारा जाए। क्यों? क्योंकि आर्थर का मेरी बीवी के साथ अफेयर चल रहा था और ऐसे में मैं आर्थर को कैसे छोड़ देता। जनरल को हमेशा ये बात खाती रहती थी और अब जनरल मान रहे थे कि उन्हें उनके किए की सजा मिलने वाली है। एंड स्ट्रेंजली जनरल वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वहीं वेरा सोच रही होती है कि वो सिरिल की केयरटेकर थी और उन्हें सिरिल के अंकल ह्यूगो से प्यार था, लेकिन ह्यूगो और वेरा शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि ह्यूगो के पास पैसे नहीं थे। वैसे अगर सिरिल लड़का नहीं बल्कि लड़की होती तो सारी संपत्ति ह्यूगो इनहेरिट करता। खैर नीचे मिस्टर रॉजर्स नोटिस करते हैं कि 10 ग्लास सोल्जर फिगरीन्स में से एक फिगरीन मिसिंग थी और उनकी वाइफ यानी मिसेस रॉजर्स उठ ही नहीं रही थी। मिस्टर रॉजर्स फौरन डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को बुला लाते हैं और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग मिसेस रॉजर्स को चेक करते हैं। कुछ ही सेकंड्स चेक करके डॉक्टर आर्मस्ट्रांग बताते हैं कि मिसेस रॉजर्स मर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक और कत्ल हो चुका था और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पूछते हैं कि क्या मिसेस रॉजर्स सोने से पहले कुछ उल्टा सीधा खाई थी। इस पे मिस्टर रॉजर्स कहते हैं कि वो कुछ इधर उधर नहीं खाई थी एक्सेप्ट वो दवाई जो डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ही उनको दिए थे। बेसिकली हुआ यह था कि कुछ घंटों पहले जब रिकॉर्ड प्ले हुआ था तब मिसेस रॉजर्स अपने ऊपर इल्जाम सुन के बेहोश हो गई थी और ऐसे में डॉक्टर आर्मस्ट्रांग कुछ मेडिसिन शॉट्स वगैरह देके मिसेस रॉजर्स की मदद किए थे। लेकिन अब तो मिसेस रॉजर्स मर चुकी हैं। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और ब्रेकफास्ट टेबल पे डॉक्टर आर्मस्ट्रांग सभी को बताते हैं कि मिसेस रॉजर्स अब नहीं रही। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ये भी कहते हैं कि बिना ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के वो पता नहीं लगा सकते कि मिसेस रॉजर्स कैसे मरी हैं और इस आइलैंड पे तो ऑटोप्सी करने के लिए टूल्स है भी नहीं। ऑल्दो देख के यही लग रहा है कि वो किसी तरह के मेडिसिन स्पेशली स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज से मरी है। यहाँ एमिली का कहना था कि मिसेस रॉजर्स शायद गिल्ट में मर गई क्योंकि शायद मिसेस रॉजर्स वाकई में गुनहगार थी और वो अपने पुराने एम्प्लॉयर को मारी होगी। बेसिकली एमिली के हिसाब से मिसेस रॉजर्स को भगवान सजा दिए हैं। वहीं बलोर का मानना था कि मिसेस रॉजर्स को मिस्टर रॉजर मारा है क्योंकि जब से रिकॉर्ड पे इनके क्राइम के बारे में बताया गया था तब से मिसेस रॉजर्स बहुत डर गई थी। ऐसे में मिस्टर रॉजर को लगा होगा कि कहीं मेरी बीवी सारा सच ना उगल दे और इसलिए वो अपनी बीवी यानी मिसेस रॉजर्स को मार दिए। अब इस पॉइंट तक मेनलैंड से बोट आ जानी चाहिए थी लेकिन बोट का कोई अता पता नहीं था। जनरल मैकार्थर अब तक अजीब बिहेव करने लग गया था और उसका कहना था कि कोई बोट वगैरह नहीं आएगी, हमें यहाँ मारने के मकसद से लाया गया है और हमें यहाँ शांति मिल जाएगी। जनरल की बातों को इग्नोर करते हुए मिस्टर रॉजर्स कहते हैं कि कल रात टेबल पे 10 से 9 ग्लास सोल्जर फिगरीन्स हो गए थे और अब बस 8 बचे हैं। वैसे उस पोएम का दूसरा लाइन था 9 little soldier boys stayed up very late, one overslept himself and then there were 8। देखा जाए तो मिसेस रॉजर्स वाकई नींद में ही मारी गई, यानी जैसा पोएम में लिखा था ठीक वैसा ही हुआ। खैर इसके बाद वेरा और एमिली ब्रेंट आपस में बात कर रही होती हैं जहां एमिली अपने केस के बारे में उसे बताती है। एमिली का कहना था कि उस पे बियाट्रिस टेलर को मारने का इल्जाम लगा है जबकि वो ऐसा कुछ नहीं की है। एमिली के हिसाब से बियाट्रिस एक अच्छी लड़की नहीं थी और वो एमिली के आंखों में धूल झोंक रही थी। एमिली जो कि काफी कंजर्वेटिव माइंडसेट की थी उसे लगता था कि बियाट्रिस एक सिंपल और अच्छी लड़की है, लेकिन बियाट्रिस तो लूज मोरल्स वाली लड़की निकली। इनफैक्ट बियाट्रिस प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसे में एमिली उसे घर से बाहर निकाल दी। अब क्योंकि बियाट्रिस ऑलरेडी अशेम्ड थी और उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, वो नदी में खुद को डुबा ली। एमिली का कहना था कि ऐसे में मैं कातिल कैसे हुई, बियाट्रिस के कुकर्मों ने ही उसे मरने पे मजबूर किया और मुझे इस बात का कोई गम भी नहीं है। अब एमिली की इन बातों को सुनकर वेरा समझ चुकी थी कि ये औरत को ज्यादा ही बेकार ख्यालात की है और वेरा अब एमिली को एक भयानक औरत के रूप में देख रही थी। अब इस पॉइंट तक बचे हुए 8 लोग डिस्कवर कर लिए थे कि दोनों कत्लें उस राइम या पोएम के हिसाब से हुई है, विच मींस कि ये सब एक एक करके मरेंगे। इनफैक्ट ये लोग इस आइलैंड पे ट्रैप हो चुके हैं और जो भी ये ओवेंस है वो इन्हें मारना चाहता है। ऐसे में लोम्बार्ड और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पूरे आइलैंड को सर्च करने की ठान लेते हैं क्योंकि शायद ये ओवेन इसी आइलैंड पे कहीं छुपा होगा। इस सर्च में वो जनरल को शामिल नहीं करते क्योंकि जनरल मेंटली स्टेबल नहीं दिख रहा था और वो जस्टिस वॉर्डग्रेव को भी शामिल नहीं करते क्योंकि वो काफी बूढ़े थे और इनएक्टिव थे। अब सर्च से पहले बलोड पूछता है कि क्या यहाँ किसी के पास रिवॉल्वर है और लोम्बार्ड कहता है कि हाँ मेरे पास है। इस पे बलोड का शक लोम्बार्ड पे जाता है क्योंकि लोम्बार्ड आइलैंड पे रिवॉल्वर लेके क्यों आया। वहीं लोम्बार्ड का कहना था कि मैं हर जगह रिवॉल्वर लेके ही चलता हूँ। तो ये तीनों आइलैंड पे सर्च शुरू करते हैं और इन्हें ओशन के पास जनरल दिखते हैं जो कि अलग ही ट्रांस में थे। इट वाज क्लियर कि जनरल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं।
अब यहाँ जनरल की बात वेरा से होती है और जनरल का कहना था कि मैंने जानबूझकर आर्थर रिचमंड की पोस्टिंग वार्ड वाले एरिया में की जिससे वो मारा गया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था। वैसे आर्थर की मौत के बाद मेरी पत्नी पहले जैसी नहीं रही, वो आर्थर को मिस करती थी और कुछ समय बाद मेरी पत्नी भी मर गई। मुझे अपने कर्मों की सजा इस आइलैंड पे ही मिलेगी और कोई भी इस आइलैंड से जिंदा बच के नहीं निकल पाएगा। ये सब सुन के वेरा काफी डिस्टर्ब होती है और वो वापस मैंशन आती है। अब तक ब्लोड, डॉक्टर आर्मस्ट्रांग और लोम्बार्ड आइलैंड सर्च कर चुके थे और यहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी, ना ही उन्हें कोई मिला। इनफैक्ट मैंशन के अंदर भी इन्हें कोई अनजान इंसान नहीं मिलता एंड दिस मेंट कि कातिल इन्हीं बचे हुए 8 लोगों में से कोई एक है। ऐसे में सभी एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लाइक ब्लोड का कहना था कि लोम्बार्ड कातिल है क्योंकि वो आइलैंड पे गन लेके आया है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि डॉक्टर आर्मस्ट्रांग दवा की गलत डोसेज दिए जिससे मिसेस रॉजर्स मारी गई, वगैरह वगैरह। तो इसी ब्लेम गेम के साथ लंच का टाइम होता है और सभी डाइनिंग रूम में आते हैं। जनरल अब तक मैंशन पे नहीं आए थे और जब जनरल को बुलाने डॉक्टर आर्मस्ट्रांग जाते हैं तो वो पाते हैं कि जनरल सी शोर के पास ही मर चुके थे। ब्लोड और आर्मस्ट्रांग फौरन उनके मृत शरीर को मैंशन पे लाते हैं और अब डाइनिंग रूम टेबल पे सिर्फ 7 ग्लास सोल्जर फिगरीन्स थे। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग कॉज ऑफ डेथ पता लगाते हैं। उनका कहना था कि कोई जनरल के सर पे पीछे से हमला करके उन्हें मारा है। इस पॉइंट पे जस्टिस वॉरग्रेव फिर से लीड लेते हैं और वो क्लियरली कहते हैं कि कातिल हम 7 में से ही कोई इंसान है। ऐसे में सभी खुद को डिफेंड करने लगते हैं, जैसे कि औरतें कहने लगती हैं कि लेडीज तो कत्ले करती ही नहीं हैं। वहीं एक ये भी पॉइंट उठता है कि प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स एंड जस्टिस भी कत्ल नहीं कर सकते। सभी अपना अपना एलाबाई देने लगते हैं, लेकिन इस पॉइंट तक किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, यानी सभी सस्पेक्ट्स थे। वेरा और लोम्बार्ड आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि कातिल कौन हो सकता है। लोम्बार्ड का कहना था कि जस्टिस वॉरग्रेव कातिल हो सकते हैं क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी वो जज रहे हैं और इससे उनका दिमाग थोड़ा खराब हो गया होगा। वो खुद को गॉड ही मानने लगे होंगे और इसलिए लोगों को मार रहे हैं। वहीं वेरा का कहना था कि कातिल शायद डॉक्टर आर्मस्ट्रांग है क्योंकि 3 में से 2 कत्ले तो पॉइजन या मेडिसिन ओवरडोज से हुई है और इस तरह से यूजुअली एक डॉक्टर ही किसी इंसान को मार सकता है। इनफैक्ट डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ही जनरल को लाने गया था तो वही जनरल को उधर पीछे से हमला करके मार दिया होगा। ये सुनकर लोम्बार्ड भी सोचता है कि हाँ, वेरा के पॉइंट्स में दम तो है। अब वेरा और लोम्बार्ड की तरह ही मिस्टर रॉजर्स और बलोर भी आपस में अपनी थियरीज बना रहे थे। वहीं जस्टिस वॉरग्रेव और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग भी अपनी थियरीज बना रहे थे। देखा जाए तो ना सिर्फ लोगों को एक दूसरे पे शक था बल्कि अब थोड़ी ग्रुपिज्म भी हमें देखने को मिल रही थी। अकेली थी तो सिर्फ एमिली, जिसका मानना था कि हम 7 में से कोई कातिल नहीं है बल्कि कातिल तो बियाट्रिस टेलर है जो कि उसकी विक्टिम थी। वो ये बात एक नोटबुक में भी लिखती है एंड दिस प्रूव्स कि एमिली को कहीं ना कहीं मन में गिल्ट था कि उसकी वजह से बियाट्रिस मारी गई थी। उन्हें शायद लगने लगा था कि ये सब सुपरनैचुरल है और बियाट्रिस की आत्मा अपना बदला ले रही है सुपरनैचुरल वेज में। खैर, शाम में सभी चाय पीने लिविंग रूम में आते हैं जब मिस्टर रॉजर्स बताते हैं कि एक बाथरूम का रेड कर्टन गायब हो गया है। ये सुन के सभी थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में जाकर रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं। मिस्टर रॉजर्स यहाँ उन ग्लास सोल्जर फिगरीन्स को भी लॉक कर देता है ताकि जो भी कातिल है वो इनके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। अगली सुबह लोम्बार्ड थोड़ी देर से उठता है और वो रियलाइज करता है कि आज उसे ब्रेकफास्ट के लिए मिस्टर रॉजर्स बुलाने नहीं आए। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि कातिल मिस्टर रॉजर्स को मार दिया है और ऐसे में लोम्बार्ड फौरन सबको उठा के डाइनिंग रूम में लाता है। यहाँ ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लगा हुआ था और वो सोल्जर फिगरीन्स अब टेबल पे थे जहाँ अब सिर्फ 6 सोल्जर्स थे। इसके कुछ ही देर बाद इन्हें मिस्टर रॉजर्स का मृत शरीर मैंशन के पास मिलता है जहाँ मिस्टर रॉजर्स खाना बनाने के लिए लकड़ी काटने गए थे। मिस्टर रॉजर्स को कुल्हाड़ी से मार के उनकी जान ली गई थी और अगर हम पोएम को रेफर करें तो वहां अगली लाइन कुछ ऐसी थी: 7 little soldier boys chopping up sticks, one chopped himself in halves and then there were 6। देखा जाए तो मिस्टर रॉजर्स कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते वक्त ही मारे गए थे, ठीक वैसे ही जैसा राइम में मेंशन था। अब यहाँ मैं पिछले कत्ल की राइम आपको नहीं बताया हूँ, लेकिन स्क्रीन में पूरा राइम आपको दिख रहा होगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं पॉज करके। खैर, इस सबसे सभी एकदम डरे हुए थे लेकिन किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऐसे में जस्टिस वॉरग्रेव कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद हम सब मिलेंगे टू डिस्कस आवर नेक्स्ट प्लान्स। सभी ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में जाने लगते हैं एक्सेप्ट एमिली, जिसे थोड़ा अजीब फील हो रहा था। उन्हें थोड़ी नींद से आने लगी थी और वो विंडो पे एक बी देखती है। एमिली अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक उन्हें अपने गर्दन पे चुभन महसूस होती है, मानो किसी बी ने उन्हें काटा हो। इसके कुछ देर बाद सभी ड्राइंग रूम में एकत्रित होते हैं लेकिन एमिली यहाँ नहीं थी। खोजने पे ये लोग एमिली को मृत पाते हैं और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग कंफर्म करते हैं कि कोई तो एमिली को हाइपोडर्मिक सिरिंज से मारा है। लोम्बार्ड नोटिस करता है कि किलर इस कमरे में एक बम्बल बी भी छोड़ा था ताकि ये कत्ल भी राइम से मैच कर सके, क्योंकि राइम का अगला लाइन कुछ ऐसा था: 6 little soldier boys playing with a hive, a bumblebee stung one and then there were 5।
यहाँ जस्टिस वॉर्डग्रेव तुरंत पूछते हैं कि घर में हाइपोडर्मिक सिरिंज आया कहां से, और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग का कहना था कि मैं इसे लाया था क्योंकि डॉक्टर्स आमतौर पे ये लेके ट्रैवल करते हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग सभी को अपने कमरे पे अपना सिरिंज दिखाने ले जाते हैं, लेकिन उनका सिरिंज उनके बक्से से गायब था। यानी कातिल उनके ही सिरिंज का इस्तेमाल करके एमिली को मारा है, या फिर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग खुद ही कातिल है। ऐसे में जस्टिस वॉर्डग्रेव प्रपोज करते हैं कि बचे हुए 5 लोगों में जिनके पास भी कुछ ऐसी चीज है जिससे कत्ल हो सकता है, वो फौरन इसे जमा कर दें। क्यों? क्योंकि इन चीजों को लॉक करके रख दिया जाएगा ताकि कातिल इनका इस्तेमाल ना कर सके। ऐसे में डॉक्टर फौरन अपने स्लीपिंग टैबलेट्स, मेडिसिन के सब दे देते हैं, लेकिन लोम्बार्ड अपना रिवॉल्वर नहीं देना चाह रहा था। सभी लोग उसे रिवॉल्वर देने के लिए फोर्स करते हैं और फाइनली लोम्बार्ड को भी मानना पड़ता है। अब जैसे ही लोम्बार्ड अपने कमरे में रिवॉल्वर लाने जाता है तो वहां से रिवॉल्वर ऑलरेडी गायब था। ऐसे में सभी एक दूसरे को फुली बॉडी चेक करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। अब जब्त किया गया सारा सामान एक ऐसे कैबिनेट में रख दिया जाता है जिसे खोलने के लिए 2 चाबियां लगेंगी। एक चाबी लोम्बार्ड को दी जाती है और एक ब्लोर को, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे और एक दूसरे से चाबी नहीं छीन सकते, ना ही इनसे कोई छीन सकता है। इसके बाद इन्हें 6th सोल्जर फिगरीन और वो सिरिंज जिससे एमिली का कत्ल हुआ था, दोनों डाइनिंग रूम के बाहर फेंकी हुई मिलती है। अब इस पॉइंट पे बचे हुए 5 लोग ड्राइंग रूम में एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे को देख रहे थे। प्लान ये था कि एक बार में इस जगह से सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है फॉर एनी वर्क, और इससे कत्लें नहीं होंगी। अब इनिशियली तो ये प्लान वर्क करता है, लेकिन जल्द ही वेरा डिसाइड करती है कि वो अब और यहाँ नहीं बैठ सकती, इसलिए वो अपने कमरे में नहाने जाती है। जब वेरा अपने कमरे में जाती है तो वो समुद्र को स्मेल कर पाती है और उसे फिर से अपना पास्ट याद आता है। वो सोचती है कि अगर सिरिल इस दुनिया में नहीं होता तो उसकी प्रॉपर्टी ह्यूगो को मिलती और फिर वेरा ह्यूगो से शादी कर पाती। तभी अचानक वेरा को लगता है कि कोई तो कमरे के अंदर है, इनफैक्ट कोई उसके गले को टच करता है। वेरा चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के बाकी लोग यहाँ भाग के आते हैं। वो पाते हैं कि वेरा के कमरे के छत से एक भीगी हुई सीवीड लटक रही थी जो कि वेरा को टच करी थी, और डर से वेरा को ऐसा लगा मानो कोई इंसान उसे टच किया हो। इस पॉइंट पे लोम्बार्ड रियलाइज करता है कि वो 3 लोग ही भाग के ऊपर आए थे, जस्टिस वॉर्डग्रेव तो नीचे ही रह गए। ये लोग फौरन नीचे जाते हैं और वहां वो पाते हैं कि जस्टिस वॉर्डग्रेव मिसिंग रेड कर्टन पहने हुए हैं और उनके सर पे जज वाली विग है। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग चेक करते हैं और वो पाते हैं कि कोई तो जस्टिस वॉर्डग्रेव के सर में गोली मार दिया है, जिससे उनकी मौत हो गई है। यहाँ अगेन राइम मैच कर रहा था, which was 5 little soldier boys going through a door, one stubbed his toe and then there were 4। मतलब ये सब एक डोर के थ्रू गए, लेकिन एक टो स्टब करके रह गया जो कि मारा भी गया। तो अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं और ये लोग जस्टिस वॉर्डग्रेव के शरीर को उठाकर उनके कमरे में रख देते हैं। सभी की हालत खराब थी और सभी एक दूसरे पे शक कर रहे थे। स्टिल चारों चुपचाप डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब लोम्बार्ड पाता है कि उसकी रिवॉल्वर वापस उसके कमरे के ड्रॉर में थी। वहीं वेरा अपने कमरे में पड़ी पड़ी सोच रही थी कि कैसे वो जानबूझकर सिरिल को काफी दूर तैरने के लिए बोल दी, जिससे सिरिल डूब के मारा गया। वेरा वॉज श्योर कि किसी को उस पर शक नहीं होगा कि वो सिरिल को प्लान करके मारी है, लेकिन शायद ह्यूगो ये बात समझ गया, क्योंकि ह्यूगो उस घटना के बाद वेरा से कभी बात ही नहीं किया। वेरा अपने कमरे में सीलिंग पे एक हुक देखती है और सोचती है कि शायद इसी से सीवीड लटका होगा। वहीं ब्लोर अपने कमरे में पड़ा पड़ा ये सोच रहा था कि अगर मैं कातिल को पकड़ लूं तो ये सब खेल ही खत्म हो जाएगा। ब्लोर को एक आउटसाइड नॉइज सुनाई देती है और ब्लोर तुरंत बाहर निकल के बचे हुए लोगों के रूम्स चेक करता है। सभी अपने कमरे में थे एक्सेप्ट डॉक्टर आर्मस्ट्रांग। ऐसे में ब्लोर और लोम्बार्ड मिलकर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को ढूंढने लगते हैं और वो वेरा को सजेस्ट करते हैं कि वो अपना कमरा बंद कर ले और कमरा तब तक ना खोले जब तक ब्लोर और लोम्बार्ड वापस ना आ जाए। तो कुछ समय बाद ब्लोर और लोम्बार्ड वापस आते हैं और उनका कहना था कि डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पूरे आइलैंड पे कहीं नहीं है। इनफैक्ट अब टेबल पे सिर्फ 3 सोल्जर बॉय फिगरिंग्स दिख रहे थे। तो अब ये तीनों यानी ब्लोर, लोम्बार्ड और वेरा एक साथ किचन में ब्रेकफास्ट करते हैं और इनका मानना था कि डॉक्टर आर्मस्ट्रांग मर चुका है, तभी तो सिर्फ 3 सोल्जर फिगरिंग्स बचे हैं। ऐसे में ब्लोर लोम्बार्ड को कातिल मानने लगता है क्योंकि लोम्बार्ड के पास रिवॉल्वर था। वेरा कहती है कि अगर हम राइम या फिर पोएम पे ध्यान दे तो राइम में कुछ ऐसा लिखा है, 4 little soldier boys going out to sea, a red herring swallowed one and then there were 3। वेरा का मानना था कि डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ही रेड हेरिंग है और वो मरा नहीं है बल्कि इसी आइलैंड पे कहीं छुपा हुआ है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि रेड हेरिंग का मतलब होता है एक मिसलीडिंग क्लू, यानी कुछ ऐसा जिससे लोगों को असली मुद्दे से भटकाया जा सके। तो मे बी डॉक्टर आर्मस्ट्रांग इन सबको भटका रहे थे और वही कातिल हैं। ऐसे में ये लोग फिर से आइलैंड खोजते हैं, लेकिन डॉक्टर आर्मस्ट्रांग का कोई अता पता नहीं था। तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब बाहर ही रहेंगे एक दूसरे के सामने, ताकि आगे कुछ अनहोनी ना हो।
खैर कुछ समय बीतता है और लंच टाइम आ जाता है जब बलोड कहता है कि वो लंच करने अकेले मैंशन में जाएगा। वो वेरा और लोम्बार्ड को बाहर ही छोड़ के अंदर जाता है। बलोड के जाते लोम्बार्ड वेरा से कहता है कि हो ना हो बलोड ही कातिल है। वेरा कहती है कि मुझे तो लगता है कि कोई सुपरनैचुरल एंटिटी ऐसा कर रही है। इनकी बातचीत के दौरान वेरा काइंड ऑफ कन्फेस करती है कि सिरिल को वो जानबूझकर दूर तक स्विम करने भेज दी, जिससे सिरिल डूब के मारा गया था। तभी अचानक इन्हें कुछ क्रैश करने की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों आवाज की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पाते हैं कि टेरेस पे बलोड मृत पड़ा था और कोई तो उसके सर को एक बियर शेप्ड क्लॉक से क्रश कर दिया था। अब वेरा और लोम्बार्ड तो एक दूसरे के ही साथ थे, यानी ये काम पक्का डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग का ही होगा। ऐसे में ये दोनों सुबह तक बीच पे ही वेट करते हैं और सुबह इन्हें दूर पे कुछ कपड़ों की बंडल दिखती है। नजदीक जाने पे ये पाते हैं कि वो कोई कपड़ों का बंडल नहीं था, बल्कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की मृत शरीर थी एंड इट वाज क्लियर कि उनकी डूबने से मौत हुई है। इस मोमेंट पे वेरा और लोम्बार्ड स्लोली एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि आइलैंड पे तो सिर्फ यही दो बचे थे। ये दोनों अब एक दूसरे पे शक करने लग गए थे, जबकि दोनों ये बात सोच ही नहीं रहे थे कि ब्लोड तो तब मारा गया जब ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। खैर ये दोनों मिलकर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की बॉडी को मूव करते हैं और इसी दौरान लोम्बार्ड पाता है कि उसका रिवॉल्वर गायब है। वेरा चालाकी से लोम्बार्ड का रिवॉल्वर ले ली थी और जब तक लोम्बार्ड वेरा के ऊपर झपटता, वेरा लोम्बार्ड को रिवॉल्वर से शूट कर देती है। ये गोली सीधा लोम्बार्ड के दिल के आर पार हो जाती है, जिससे लोम्बार्ड वहीं पे मारा जाता है। अब इस आइलैंड पे वेरा अकेली बची थी और वो कंप्लीट शॉक में थी। वेरा इन इंसिडेंट से ट्रॉमेटाइज थी, लेकिन अब उसे मरने का डर नहीं था क्योंकि वो आइलैंड पे अकेली थी। इससे ये भी प्रूव होता है कि वेरा भी कातिल नहीं थी। वो खाने के लिए मैंशन के अंदर जाती है और वहां डाइनिंग टेबल पे 3 सोल्जर बॉय फिगरीन्स थे। वेरा 2 को फेंक देती है और एक अपने हाथ में रख लेती है, डिपिक्टिंग कि वो बच गई। अब जब वो अपने कमरे में जाने लगती है तो उसे राइम की आखिरी लाइन याद आती है। वेरा को लगता है कि आखिरी लाइन थी, वन लिटिल सोल्जर बॉय लेफ्ट ऑल अलोन, ही गॉट मैरिड एंड देन देयर वर नन। लेकिन दोस्तों ये ओरिजिनल लाइन नहीं थी। ओरिजिनल लाइन क्या है, या तो आपने पढ़ लिया होगा पोएम देख के, या फिर मैं आगे बता ही दूंगा। वैसे यहाँ मैं पूरी राइम स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ, तो जिन कत्लों को मैं राइम से मैच नहीं किया हूँ, आप खुद वीडियो पॉज करके उसे मैच कर सकते हैं। एनीवेज, वेरा को सडनली फील होता है कि घर में कोई और है और उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद हुगो यहाँ उसका इंतजार कर रहा है उससे शादी करने के लिए। ध्यान रहे कि वेरा को लग रहा था कि लास्ट लाइन है ही गॉट मैरिड एंड देन देयर वर नन। वेरा फौरन अपने कमरे में जाती है जहां हुक से एक न्यूज लटक रहा था और वहां एक चेयर भी था, एज इफ किसी ने फांसी लगाने का सेटअप किया हो। इस पॉइंट पे वेरा को पोएम की ओरिजिनल लाइन याद आ जाती है और उसे लगता है कि हुगो शायद ऐसा ही चाहता है कि वेरा खुद को मार ले। वेरा फाइनली खुद को इस सेटअप में मार लेती है एंड देन देयर वर नन। वैसे ओरिजिनल लाइन ये है, वन लिटिल सोल्जर बॉय लेफ्ट ऑल अलोन, ही वेंट एंड हैंग्ड हिमसेल्फ एंड देन देयर वर नन। अब इस पॉइंट पे किताब में सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हैं और हम रीडर्स को कोई आइडिया नहीं लग रहा कि कातिल आखिर कौन था। अब तक ब्रिटिश पुलिस भी आइलैंड पे आ चुकी है और उन्हें 10 लोग मृत मिले हैं। पुलिस को बस ये पता है कि कोई आइजैक मॉरिस नामक आदमी किसी अननोन थर्ड पार्टी से सोल्जर आइलैंड को खरीदा था, देन मॉरिस ही उन गेस्ट्स को बुलाया था। मॉरिस गांव के लोगों से ये कहा था कि सोल्जर आइलैंड पे किसी तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अगर वहां से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भी आए तो वहां मत जाना। इसलिए गांव से कोई भी इस आइलैंड पे बोट लेके आया ही नहीं। फाइनली काफी दिन बाद जब लोग आए तो उन्हें यहाँ 10 लोग मृत मिले। अब आइजैक मॉरिस हमेशा इलीगल एक्टिविटीज में जुड़ा रहता था और पुलिस ये ट्रेस ही नहीं कर पा रही थी कि आइलैंड को एक्चुअली कौन खरीदा था। क्यों? क्योंकि आइजैक मॉरिस तो खुद अपने घर में मृत पाया गया था। मतलब ये काम आइजैक मॉरिस का भी नहीं था। पुलिस यहाँ ग्रामोफोन पे वो रिकॉर्डर वाला मैसेज सुनती है जिसमें आइलैंड पे आए लोगों के ऊपर कत्लों के इल्जाम लगे थे और वो सारे केसेस ऑफिशियली रिकॉर्डेड नहीं थे। कहने का मतलब ये कि उन 10 लोगों के क्राइम्स ऐसे थे जिसे प्रूव नहीं किया गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसमें जस्टिस नहीं मिला था और लॉ कुछ कर भी नहीं पाई थी। मतलब ये सब खेल कोई ऐसा इंसान खेला था जिसे इन क्राइम्स की डिटेल्ड जानकारी थी और वो जस्टिस सर्व करना चाहता था। पुलिस को यहाँ वेरा, एमिली और ब्लोर की डायरी एंट्रीज भी मिलती हैं, लेकिन इन एंट्रीज से भी कुछ जज नहीं किया जा सकता था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिस चेयर पे खड़ी होकर वेरा अंत में अपनी जान दी थी, वो चेयर वॉल से टिकी हुई थी। इसका मतलब ये कि जब वेरा मरी थी उसके बाद भी कोई तो इस आइलैंड पे जिंदा था, तभी तो वो चेयर को वॉल से टिका दिया। लेकिन यहाँ तो पुलिस को 10 लोगों की लाश मिली थी। अब हो सकता है कि कोई यहाँ 11th पर्सन हो, राइट? लेकिन गांव वालों का कहना था कि इतने दिनों में हमने किसी को आइलैंड से आते जाते नहीं देखा था, यानी आइलैंड पे यही 10 लोग थे जो कि गए थे और इनके अलावा कोई नहीं था। ओवरऑल सीन ये था कि इन 10 लोगों को कौन मारा, ये राज शायद कातिल के अलावा किसी को मालूम ही नहीं। इस पॉइंट पे हम रीडर्स बुक के लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जहां एक मछुआरे को समुद्र में एक सील्ड बॉटल मिलती है। ये बॉटल पुलिस को भिजवा दी जाती है क्योंकि इसके अंदर कातिल का कन्फेशन लेटर था। इनफैक्ट लेटर में क्लियरली बताया गया था कि कातिल कैसे 10 लोगों को मारा। कातिल का कहना
कहना था कि मैं बचपन से फैंटेसी से भरा हुआ था और मैं कई चीजें इमेजिन करता था, इसलिए मैं अपना कन्फेशन लेटर इस बॉटल में डाल के समुद्र में फेंक रहा हूं ताकि कभी तो ये किसी को मिलेगी। बचपन से मुझे मौत देखने में एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था। इनफैक्ट मैं लोगों को मारना भी चाहता था, लेकिन मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस भी थी, यानी मैं इनोसेंट लोगों को सफर करते नहीं देख सकता, इसलिए मुझे सिर्फ गुनहगारों को मरते देख बड़ा मजा आता था। तभी तो मैं लीगल प्रोफेशन ज्वाइन किया। जब भी मैं गुनहगारों को सजा सुनाता मुझे उन्हें तड़पते देख बहुत मजा आता था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ क्रिमिनल को डेथ सेंटेंस देना काफी नहीं है, मुझे खुद अपनी हाथों से भी उन्हें मारना है। मेरे किए कत्ल एक आर्ट की तरह है और मैं थिएट्रिकल वे में लोगों को मारना चाहता था, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इनोसेंट लोगों को नहीं मार सकता ना, इसलिए मैंने ऐसे लोगों को चुना जो क्रिमिनल्स तो थे लेकिन वो कानून के हाथों से बच निकले थे। मैं जस्टिस वॉरग्रेव उन चुने गए लोगों को अपने हाथों से मारना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे क्लियर होता है कि कातिल जस्टिस वॉरग्रेव थे, लेकिन आखिर वो ये पुल ऑफ कैसे किए? उनकी लाश भी तो पुलिस को आइलैंड पे मिली थी ना। मोरओवर वो अपने विक्टिम्स को किस आधार पे चुने थे? वेल, इस लेटर में डॉक्टर वॉरग्रेव बताते हैं कि एक डॉक्टर के साथ बातचीत के दौरान उन्हें प्रेरणा मिली जिसने उन हत्याओं की संख्या का उल्लेख किया था जो कानून द्वारा दंडनीय नहीं होने के कारण रडार के नीचे से गुजर जाती हैं। डॉक्टर उसे अपने मरीज की कहानी सुनाते हैं जिनके देखभाल करता मिस्टर और मिसेस रॉजर्स थे। डॉक्टर को संदेह था कि उन्होंने अपनी मालकिन को दवा नहीं दी जिससे उनकी मौत हो गई। जस्टिस वॉरग्रेव लिखते हैं कि उन्होंने फिर अपने विक्टिम्स को उन लोगों का चयन करके एकत्रित करना शुरू किया जिन्होंने ऐसे हत्या की थी जो कानून के पकड़ से बाहर थी। अब क्योंकि वो एक जज थे, उनका एक बड़ा नेटवर्क था और उन्होंने वर्षों के दौरान अपने विक्टिम्स का चयन करना शुरू किया। एंथनी और ब्लॉड का केस तो जनता के बीच खुलेआम एकदम पब्लिक था, सभी लोग इसे जानते थे, तो इसीलिए जस्टिस वॉरग्रेव ने इन दोनों को चुना। नाउ एक नर्स ने अस्पताल में उन्हें एक बार एक यात्रा के दौरान डॉक्टर आर्मस्ट्रांग के मामले के बारे में बताया था। जाहिर है नाम का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन उन्होंने और जानकारी इकट्ठा की और ऐसे डॉक्टर आर्मस्ट्रांग चुने गए। अब एक क्लब में सैन्य साथियों के बीच बातचीत से जनरल मैकार्थर के बारे में उन्हें पता चला। उन्होंने उसी गांव की एक महिला से एमिली ब्रेंट के बारे में सुना। अमेज़न से हाल ही में आए एक आदमी ने लोम्बार्ड की गतिविधियां के बारे में बताया। अपने अंतिम मेहमान को उन्होंने तब पाया जब वो ह्यूगो हैमिल्टन नाम के एक युवक से मिले। ह्यूगो दुखी और नशे में था, इसलिए उसने जस्टिस वॉरग्रेव के साथ साझा किया कि वह एक ऐसी महिला से प्रेम करता था जो बाद में एक हत्यारी निकली। जस्टिस वॉरग्रेव लिखते हैं कि वो फौरन वेरा नामक महिला को ढूंढ निकाले। उनका अंतिम शिकार एक मॉरिस नामक व्यक्ति था जो कि एक ड्रग डीलर था और उसने उनके एक दोस्त की बेटी को ऐसा ड्रग्स बेचा जिसे खा लेने के बाद वो खुद को मार ली। मॉरिस ने सोल्जर आइलैंड के लिए व्यवस्था की थी, जिसके बाद जस्टिस वॉरग्रेव ने उसे उसकी इंडाइजेशन के लिए दवाई दी, लेकिन वास्तव में वो दवा नहीं बल्कि जहर था। तो इस प्रकार जस्टिस वॉरग्रेव ने 9 लोगों को मारा, साथ ही एक मॉरिस नामक आदमी को भी मारा, तो कुल मिलाकर 10 हत्याएं कर दी उन्होंने। जस्टिस वॉरग्रेव बताते हैं कि उन्होंने अपनी हत्याओं का क्रम कैसे तय किया। यह इस पर आधारित था कि ये क्रिमिनल्स अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए कितने जिम्मेदार और निर्दयी थे। एंथनी की हत्या एक सड़क दुर्घटना थी और वह लापरवाह था। वॉरग्रेव एंथनी के खाली गिलास में साइनाइड तब डाल दिए जब सभी ग्रामोफोन की आवाज से विचलित हो गए थे। अगली हत्या मिसेस रॉजर्स की थी, जिन्होंने अपने पति के दबाव के कारण अपराध किया था, इसलिए वो उसके ग्लास में बहुत ज्यादा नींद की गोलियां मिला दिए जिससे वो नींद में ही चल बसी। वो आगे लिखते हैं कि जनरल मैकार्थर तो पहले से ही खोए हुए थे और अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिए थे और उन्होंने तब कुछ भी नहीं सुना जब उन पे जस्टिस वॉरग्रेव पीछे से वार किए। वो अलग बात है कि जस्टिस वॉरग्रेव को वहां बहुत ही सावधानी से जाना पड़ा था, क्योंकि वह छत से सही समय देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उन्हें वहां जाते कोई न देखे। अब इस पॉइंट पे जस्टिस वॉरग्रेव को एक पार्टनर चाहिए था और उन्होंने नर्वस डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को चुना, जो उन पर विश्वास करते थे क्योंकि वो दोनों प्रोफेशनल्स थे। साथ ही देखा जाए तो डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पे सभी लोग शक कर रहे थे सबसे ज्यादा, तो अगर जस्टिस वॉरग्रेव उनके साथ है तो ऑब्वियसली नर्वस डॉक्टर आर्मस्ट्रांग भी उनके साथ होंगे। वॉरग्रेव डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को भरोसा दिला देते हैं कि कातिल और कोई नहीं बल्कि लोम्बार्ड है। फिर अगली सुबह जस्टिस वॉरग्रेव मिस्टर रॉजर्स को तब मारे जब रॉजर्स लकड़ी काट रहे थे। फिर वो रॉजर्स की चाबी ले लिए जहां से वो वापस उन 10 सोल्जर फिगरीन्स को निकाल पाए। वैसे इस खोजबीन के दौरान वॉरग्रेव लोम्बार्ड के कमरे में भी गलती से चले गए थे, जहां उन्हें लोम्बार्ड का रिवॉल्वर मिल गया था। आगे उन्होंने ब्रेंट की कॉफी में अपनी घातक नींद की गोली की आखिरी खुराक मिला दी, जिससे वो चक्कर में आ गई। बाद में उनके लिए साइनाइड को उनके शरीर में इंजेक्ट करना आसान हो गया। इस पॉइंट तक जस्टिस वॉरग्रेव ने साइनाइड और घातक नींद की गोली को खत्म कर दिया था। उन्होंने रिवॉल्वर को फूड स्टोरेज सेक्शन में छिपा दिया था, जहां कोई खोजा ही नहीं। अब यहां आता है असली ट्विस्ट, जब जस्टिस वॉरग्रेव डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को यह भरोसा दिलाते हैं कि अगर वो अपनी डेथ को फेक करे तो फिर वो आसानी से पूरे घर में कातिल को घूम घूम के खोज सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब जस्टिस वॉरग्रेव मृत पाए गए थे तब डॉक्टर
आर्मस्ट्रॉन्ग ही उन्हें डेड डिक्लेयर किए थे, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग वॉरग्रेव के बहकावे में झूठ बोले थे। उस टाइम तक वॉरग्रेव जिंदा थे और वो आधी रात को डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलने की योजना बनाते हैं। वहां वो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को पत्थरों से धक्का देके मार दिए। उन्होंने रिवॉल्वर भी वापस रख दिया। इसके बाद वो अपने कमरे में वापस गए और फिर से मृत होने का नाटक किए। अब उनके आने जाने से ब्लोर उनके कदमों की आहट सुन लिया था और तभी वो सभी कमरों की जांच करना शुरू किया था। लेकिन जाहिर सी बात है, ब्लोर सिर्फ उन्हीं लोगों का कमरा जांच किया जो लोग जीवित थे, और इस जांच से ये पता चला कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग गायब है। वॉरग्रेव लिखते हैं कि उन्होंने ब्लोर, लोम्बार्ड और वेरा को घर की खिड़कियों से देखा। जब ब्लोर घर की ओर आया तो उन्होंने बियर घड़ी से उसे मार दिया। इसके बाद उन्होंने वेरा को लोम्बार्ड को गोली मारते हुए देखा और वह खुश थे कि उन्होंने वेरा का सही आकलन किया था। आगे फिर वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जिसके बारे में वो एकदम श्योर नहीं थे। मतलब वो ऐसा सेटअप बनाए जिससे वेरा गिल्ट में खुद की जान ले ले, और वेरा ऐसा ही की। जस्टिस वॉरग्रेव लिखते हैं कि हर आर्टिस्ट की तरह उन्हें भी अपने इस वर्क ऑफ आर्ट के लिए रिकॉग्निशन चाहिए, लेकिन उन्हें लगता नहीं कि कोई ये केस सॉल्व कर पाएगा। वैसे वो 3 क्लूज छोड़ रहे हैं ताकि पुलिस पता कर सके कि कातिल कौन है। पहला क्लू ये कि 10 गेस्ट्स में से वो एकमात्र ऐसे गेस्ट थे जिनका बताया गया क्राइम रियल नहीं था, मतलब उनका विक्टिम एडवर्ड सेटन एक्चुअली में गिल्टी था। दूसरा क्लू ये कि वो जो नर्सरी राइम थी वो रेड हेरिंग की बात करती है, वो भी डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की मौत वाले टर्न पे। और अगर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की मौत को ठीक से जांचा जाए तो पता लग जाएगा कि वहां कुछ तो गड़बड़ था। और तीसरा क्लू कि उनके सर में जो बुलेट होल है वो केन को सिंबलाइज करता है। केन कौन? वेल, केन पहला कातिल था इन द बुक ऑफ जेनेसिस।